कोविड के 12-15 डेज पहले मैं पूरा कैश पे आ गया था। क्या बात कर, आपको दिख रहा था? आप पैसा नहीं बनाते हो, मार्केट आपको पैसा देता है। ये इंदौर वाले एनालॉजीज इतना कहाँ से लाते हैं? यूट्यूब वीडियोस देख देख के सीख रहे हैं। मैं सोचता हूँ आपके नाम का एक नेवी इंडेक्स बना दूंगा स्टॉकेज में, यही डेटा के साथ। फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत। और आज करेंगे ट्रेडिंग की बातें। दोस्तों, एक क्वेश्चन सबके मन में रहता होगा, आपके भी, मेरे भी मन में था जब मैं छोटा था, कि क्या ट्रेडिंग पैदाइशी स्किल है, क्या इसको सीखा जा सकता है? ये एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट सब चीज़ों में वैलिड है कि क्या सचिन तेंदुलकर साहब के पास में कुछ ऐसी थी जो ऊपर वाले ने देन थी और उससे वो कुछ कर पाए जो वो कर पाए। ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। एक और नगीना लेके आया हूँ इंदौर से। इंदौर आपको याद है ना, अश्विन भाई का इंदौर में था और एक दो लोग मैंने इंदौर से लाए थे। ज़बरदस्त, इंदौर की बात ही कुछ और है। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ इंदौर के बारे में, बस चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सो पीपल फ्रॉम इंदौर, ज़रा कमेंट में हाय लिखिए। तो इंदौर से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, इंदौर से ट्रेडर्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूस हुए हैं और उनमें से एक है हमारे आज के गेस्ट, जो कि पता करेंगे पैदाइश ट्रेडर हैं कि इन्होंने अपना डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज किया है ताकि ये सक्सेसफुल, महा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। सो लेट्स वेलकम फॉर दिस फेस टू फेस नेवी। हेलो विवेक भाई, हाउ आर यू? वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए ना, इंदौर के अंदर में ऑब्वियसली मैं तो पढ़ा हुआ हूँ वहाँ पे 2 साल, तो मुझे बहुत ही प्यारा है इंदौर। पर लास्ट टाइम भी एक गेस्ट आए थे, आई थिंक बसंत जी आए थे, बसंत भाई थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि है क्या इंदौर में, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है इंदौर? सो इंदौर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हाँ, राइट, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। हाँ, और वहाँ पे ना इन जनरल ट्रेडिंग एज अ कल्चर हाँ। देखा गया है। अच्छा, ये हाल फिलहाल की बात नहीं है, तो सालों से ओवर द इयर्स। अच्छा, तो क्या ट्रेड Over the करते थे years. पहले? मतलब है ना, मतलब मैंने भी कभी देखा नहीं, बट सुना बहुत है इस बारे में। अच्छा, कि पहले वहाँ पे ऐसा भी ट्रेड होता था कि ये जो पतरा है, हाँ। इस पे कितना पानी गिरेगा। पतरा मतलब? जैसे कोई भी शॉप होती है, उसके बाहर एक पतरा निकालता, जो बेसिकली टिन, अच्छा, तो उस पे कितना पानी गिरेगा, उसके ऊपर भी लोग ट्रेड कर लेते हैं। अरे जबरदस्त, सट्टेबाज। अब वो शायद जर्नी वहाँ से शुरू हुई होगी। अच्छा। मगर आज तो मेरे हिसाब से आज जो ट्रेडिंग, इट इज नो वेयर अ सट्टा। अच्छा। प्योर बिजनेस, प्रॉपर लॉजिक या विद राइट फिलोसफी। नहीं, बट उस समय भी लॉजिक तो होगा ही, क्योंकि हाँ, पानी- लॉजिक तो हमेशा हो सकता है, पानी that's का for एक sure। फोरकास्टिंग हाँ, करना, बारिश का फोरकास्टिंग करना, कितना जनरली होता था, कितना हो सकता है, वो कहीं ना कहीं साइंस तो होगा ही। ठीक बात है, ठीक ना? बात है। वैसे इंदौर के अंदर में एनबॉट हुआ करता था ना, सोया हाँ, वाला, right, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड सोया ट्रेडिंग। अभी शायद वो एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? डू यू? Exactly. आपने ट्रेड किया सोया कभी वहाँ? नहीं, मैंने कभी ट्रेड नहीं करा है, बट मैंने एमसीएक्स पे ट्रेड करा है। अच्छा, एमसीएक्स पे ट्रेड करा या नाइस नाइस। सो दोस्तों, नवी को मैं कुछ सालों से जानता हूँ, है। नेवी। नेवी। मैंने इनसे क्लैरिफिकेशन ले लिया था, तो फिर भी मैं वैसे एक बात और बता देता हूँ कि मेरी भी तबीयत ख़राब है, इनकी भी तबीयत ख़राब है, हम लोग दोनों एंटीबायोटिक में हैं, ठीक है? तो अभी माइंड प्रोसेसिंग स्लो हो रहा है, तो आप भी कुछ गलतियाँ माफ़ कर दीजिएगा और मैं तो आपको खैर माफ़ी करता रहूँगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इंदौर से आए कैलकाटा, आते ही इनकी तबीयत ख़राब होगी, मेरी भी तबीयत ख़राब होगी, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, आए हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिकॉज मौका नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल, आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। सो नेवी, आपके बारे में जानना चालू करते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल है आप इन व्हाटएवर यू डू, और मोर देन एनीथिंग एल्स, मुझे ना पैसे से ज़्यादा मुझे आपका जो जुनून है ना, वो बहुत पसंद है। जितना भी आप कमाए, आई थिंक हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं। मैं आपके ऑफिस गया हुआ, आई हैव सीन योर स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़बरदस्त है, पर आपका जुनून ट्रेडिंग के प्रति ज़बरदस्त है, एकदम मज़ेदार है। तो आज मैं चाहता हूँ आप खुल के ना, जितना खुल के, अश्विन भाई भी आए थे, बड़े खुल के उन्होंने बोला था, हमने 2-2.5 घंटे तक गपशप की थी। आपके साथ भी हम टाइम का बॉन्डिंग नहीं रखेंगे, जब तक है जहाँ चलते रहेंगे, ठीक है? परफेक्ट भाई। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए इनिशियली कि कैसे आपने ये ट्रेडिंग की जर्नी चालू की, आपके फैमिली में कोई बैकग्राउंड था क्या, एंड देन वी गो टू द। विवेक भाई, आई एम वेरी ब्लेस्ड। अच्छा, एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही था। हाँ, तो 2007 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और
फिर बड़े भैया मतलब मेरे पापा वॉज इनटू स्टॉक ब्रोकिंग अच्छा विद हिज पार्टनर, हम्म तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कल्चर था। हम्म और बड़े भैया वॉज अ ट्रेडर एंड ऑल्सो इनटू ब्रोकिंग बिजनेस, तो प्लेटफॉर्म सेट था, राइट। तो जब मैं 2007 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आया, तो जनरली लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग मार्केट में आते, इन्वेस्ट करते, ट्रेड करते एंड दे लूज मनी, और उसके बाद वो सोचते चलो अपन एक काम करते, सीख के आते। हाँ बरोबर है। मैंने ट्रेड करना तो स्टार्ट नहीं करा, लेकिन मैंने सबसे पहले सीखना चालू कर दिया। तो उन दिनों 2007 में विजित भैया, मेरे एल्डर ब्रदर मिस्टर विजित रामावत, उन्होंने बोला कि यार एक सॉफ्टवेयर है एडवांस गेट, अश्विन भैया ऑलरेडी उसमें प्रो थे, तो बोले यार जाओ बॉम्बे और राहुल महेंद्र से सीख के आओ। तो फिर मैं बॉम्बे गया, मैंने सीखा और फिर आए वापस, मैं एक बार पूरा सीख के आया। फिर भैया ने बोला तेरा अकाउंट में 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तू काम चालू कर। तो फिर बताने आए, बोले एडुकॉम स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। उन दिनों एडुकॉम सॉल्यूशंस का बुल रन चालू हुआ था, अभी तो खैर ठीक है। तो 1 लाख रुपए कैपिटल थी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर कुछ थे नहीं, एक काम करो एडुकॉम ले लो, पूरे 1 लाख रुपए को डालिए। अच्छा हाँ, और वो बड़ा अच्छा ब्रेकआउट था, चार्ट सीखे थे तो ब्रेकआउट पता था। और फिर भैया ने कॉन्फिडेंस दे रखा था, तो लिया ट्रेड और 7-8 हज़ार रुपये सेम डे बन गए। वाह। तो लगा कि अमेजिंग गेम। बट फिर मैंने ट्रेड्स कंटिन्यू नहीं करे क्योंकि मुझे एमबीए की प्रिपरेशंस करनी थी। अच्छा। मगर इस मीनवाइल इसमें कम्प्लीटली पापा मुझे बहुत सारे स्टॉक्स के लिस्ट दिया करते थे, बोले इसके लेवल्स निकाल के दे, तो मैं उनके लेवल्स, उनके टारगेट्स, उनके स्टॉप लॉसेस निकाल उनको शेयर करा करता था। तो यहाँ एक जर्नी हुई, फिर 2008 में तो फॉल आ गया था, और मैं पैरेलली अपने एमबीए की प्रिपरेशंस कर रहा था ओके फॉर कैट। फिर 2009 में आई लॉस्ट माई फादर। ओके। तो फिर वहाँ से ऐसा, फिर भैया से बात हुई, उन्होंने बोला यार एमबीए विल सी लाइक फ्यूचर फर्दर देखते हैं लाइफ में, अभी तो साथ में ब्रोकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जा। ओके। तो 9, 10, 11 फोकस ब्रोकिंग करी, और 2012 से मैं मार्केट्स में एक्टिवली ट्रेड करने लगा। ओके, ब्रोकिंग के साथ? ब्रोकिंग के साथ। अच्छा, बट तो यू वहाँ से- ऑलवेज थॉट ट्रेडिंग इज योर कॉलिंग, दैट्स हाँ, व्हाई मतलब आई लव नंबर्स। अच्छा। तो मेरा हमेशा वो कॉल था, बट फिर वहाँ से एक इनिशिएशन लिया, और फिर 2012 में स्टार्ट कर दिया। तो आई वॉल्ड एज ए स्क्रीन ट्रेडर, पूरा सिर्फ स्क्रीन देख के ट्रेड करते थे। ऑफ कोर्स चार्ट्स आते थे तो उसका भी लेते थे बैकअप, तो स्क्रीन से करा, फिर चार्ट से करा, फिर एल्गोरिथम्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। फिर ओवर द पीरियड जैसे जैसे आप लाइफ में करते हो तो आपको लगता है यू शुड बिल्ड अ टीम अराउंड यू, तो एक अच्छी टीम बिल्ड कर ली, जो अच्छे ट्रेडर्स थे। ऐसे करके करके पूरा लर्निंग एंड पूरा प्रोसेस ड्राइव करते करते फिर आफ्टर सम टाइम स्टार्ट फीलिंग लाइक यार इन्वेस्टिंग भी करना चाहिए। तो फिर कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियोज बिल्ड करे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज बिल्ड करे, और जर्नी सीख रहे, आज भी सीख रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। ये तो मेरी कहानी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी। हाँ, pretty much the same journey I had. My elder brother is a trader, my family has a trading background, and although मैं थोड़ा business thought process वाला ज़्यादा हूँ, तो I always wanted to create enterprises with a different mindset. But भैया is still trading and he's amazing in what he does. पर आपने तो business भी create किया, साथ में आप trader भी बहुत ज़बरदस्त बने. That's a very dynamic combination. बहुत कम लोग कर पाते हैं ये। और जितना मैंने आपके बड़े भाई के बारे में जाना है, तो ही इज़ अगेन अ वेरी डायनेमिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर, जो कि आई थिंक राकेश झुंझुनवाला थे, आपके ब्रदर उसको बहुत बैलेंसिंग करते हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो उनके साथ भी डिस्कशन डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए उनके साथ एक पॉडकास्ट ही, मतलब इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट यू विल एवर हैव। आई एम श्योर। तो अभी थोड़ा सा मैं अभी प्रेजेंट की बात करना चाह रहा हूँ। तो अभी अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं, तो शुड आई कॉल यू मोर ट्रेडर, और नाउ यू आर मोर ऑफ अ swing trader or invest? How do I define you? Because आप तो सब कुछ कर रहे हैं। ट्रेडर हूँ, ट्रेडर ट्रेड ऑलमोस्ट ऑल एसेट क्लासेस। अच्छा। और सो आई एम मोर इनटू स्टॉक्स। अच्छा। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप, मिड कैप, आई ट्रेड फ्यूचर्स, आई ट्रेड ऑप्शंस, आई डू एवरीथिंग। हाँ। आई हैव माय ओन ट्रेडिंग डेस्क आल्सो। हाँ। तो बहुत सारा काम टीम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हाँ। बट ऑलमोस्ट आई एम डूइंग एवरीथिंग अराउंड इट, राइट एंड नाउ आई हैव आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग आल्सो। राइट। So in the learning journey, but yes, exploring lot of ideas, continuously evolving, Right. building lot on data, Right. बहुत कुछ different variations, building lot on algorithms. राइट। So it's a combination which is ever evolving kind of. Lovely. So someone who started by a simple software understanding of AdvancedGet
एंड नाउ क्रिएटेड अ लार्ज प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क. हम बोल सकते हैं टेक्निकली, ऑल्दो आप अपने ब्रोकिंग फर्म में ट्रेड नहीं करते, वो आपका सेपरेट बिजनेस है या आपका खुद का अलग सेपरेट, आपने अच्छा सेग्रीगेशन कर रखा है, बट एक प्रॉप ट्रेडिंग सेटअप जहाँ पे इनके अंडर में लोग हैं जो इनके बिहाफ में ट्रेड करते हैं. राइट. एक्चुअली मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मैं अपना खुद का प्रॉप ट्रेडिंग कैसे इस्टेब्लिश करूँ. तो आज हम थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए. लवली, ग्रेट. तो आज का दोस्तों हमने टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है एंड यू नो नेवी ने सजेस्ट किया था टॉपिक इम्प्लांटिंग द डीएनए ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर. तो जब ये टॉपिक मैंने देखा, इनसे पूछा कि इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई चाहे तो डीएनए लेवल पे मॉडिफिकेशन कर सकता है और ट्रेडर बन सकता है. 100%. तो लेट्स पीपीटी को बेच सकते हैं. बड़े प्यारा पीपीटी आपने बना रखा है और ये पीपीटी शेयर करेंगे क्या हमारी? हाँ ऑफ कोर्स आई कैन शेयर. कोई शेयर ना? यस आई कैन शेयर. गजब. ये तो मेरे को मैंने पहले नहीं पूछा था, आपके सामने पूछ लिया. तो ये पीपीटी वीडियो के नीचे होगा, आपको डाउनलोड करना है. बट बड़ा प्लीज आप इसके अलावा कई सारे लिंक्स भी मैं आपके वीडियो के साथ शेयर करूँगा. दे देंगे. हाँ लवली. ओवर द सेशन में बताऊँगा क्या क्या डेटा है, किस टाइप का डेटा है. इसमें से कुछ भी आप अगर लें कुछ करने के लिए तो आप क्रेडिट दे दीजिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस पीपीटी से लिया था, सो दैट जो ओनर है उसको राइट मिलना चाहिए मेंशन का एटलीस्ट. तो पीपीटी सामने सर, आप ठीक है बोलते रहिए और बीच में मैं तंग करूँगा, मेरे क्वेश्चन बहुत आते. बिल्कुल, मतलब आप तो पूरा डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करना है. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो विवेक भाई, आपने जस्ट मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि ट्रेडर कौन बन सकता है. तो इसका बहुत क्लियर आंसर है, कोई भी ट्रेडर बन सकता है. मैं तो आपसे रिवर्स क्वेश्चन करता हूँ, आपको तलवार चलाना आता है क्या? नहीं. पर अगर आप और मैं एक इंस्टीट्यूट चले जाए, ऐसी जगह जहाँ पे 4 बजे उठ के हमें कोई सिखाए, हम खुद अपनी स्टडी करें, हम खुद अपनी प्रैक्टिस करें, और इसके 3 महीने बाद ये पॉडकास्ट करें, तो शायद हम दोनों हाँ बोलेंगे. राइट. तो माई पॉइंट इज कल्चर. किसी भी इंसान को एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग कल्चर चाहिए. तो कल्चर अगर आप बिल्ड कर लेते हो, और अक्रॉस इन एनी फील्ड अगर आप कल्चर बिल्ड कर लेते हो, तो आप अचीव कर सकते हो. ओके, फेयर पॉइंट. कल्चर टू बी अ गुड लर्नर, ओपन टू लर्निंग, ओपन टू डूइंग न्यू थिंग्स, बिकॉज ट्रेडिंग में हमेशा एक क्लोज माइंड रहता है सबका, सबके अंदर में. मे बी सोसाइटी ने इस तरह से चीज़ों को डाल रखी है कि एक सोशल स्टिग्मा भी है ना कि लड़का क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, अरे इससे कौन करेगा डॉटर का शादी. तो वो भी एक माइंडसेट में प्ले करता था ना पहले, जब कोई ट्रेडिंग करने जाता था कि मैं नहीं करूँगा. आपने खुद राइटली मेंशन करा, ये करता था. हाँ. अभी ट्रेडर्स लोगों का इज्जत है. ये इशू था पहले. मतलब मैं अपने ब्रोकिंग एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कई क्लाइंट्स बोला करते थे कि हमारे घर पे है ना कॉन्ट्रैक्ट नोट मत भेजना, घर वालों को मालूम नहीं पड़ता ट्रेडिंग करते हैं. पीपल यूज्ड टू गिव सेपरेट रिक्वेस्ट, मतलब कॉल आता था. और जो आपने एग्जांपल दिया कि अपनी डॉटर की शादी नहीं कराता था कोई, तो इसी पे मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे पूछा कि लड़का क्या करता है, तो बोले ट्रेडिंग करता है. वो तो ठीक है, करता क्या है? तो इट वाज नेवर कंसिडर्ड एज अ जॉब, एज अ वर्क. इट इज अ सीरियस बिजनेस. एंड अब और रास्ता कठिन है, बड़ा और आसान पैसा कमाने का. सो यू नीड टू मास्टर इट फाइनली. लवली. रास्ता कठिन है, बड़ा और आसान पैसा कमाने का. चलिए रास्ता दिखाइए. तो इम्प्लांटिंग द डीएनए ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर. तो आज का मेरा थॉट ये है कि इस सेशन में कोशिश करके आपके साथ मिलके व्यूअर्स के अंदर एक डीएनए प्लांट करने की कोशिश अपन करें. चलिए. तो अपन प्रोसेस समझेंगे पूरा. तो बेसिकली इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना ही नहीं है, कब बेचना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबव ऑल, हाउ टू बिल्ड योर मेंटल मसल. तो मेंटल मसल इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस, और वो एक्सपीरियंस के साथ कैसे कैसे पॉइंटर्स को अपन बीच बीच में डिस्कस करते चले जाएंगे. लवली. तो अगर आप ब्रॉडली ये टॉपिक को ध्यान से देखोगे ना, तो इसने जर्नी कवर कर ली है. तो मैंने मेरा बेस्ट एफर्ट डाला है कि मैं कुछ चीज़ों को इसमें से अच्छे से कवर कर पाऊँ अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से, और अपन व्यूअर्स की हेल्प कर पाए. एब्सोल्युटली. तो ट्रेडिंग करने के ना मतलब बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में पैसा कमाने के. अभी मैं एक एरिया लेके चल रहा हूँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग. इसको मैंने मास्टर करा है, सीखा है, बहुत अच्छे से आगे बढ़े. तो इसकी कोर फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है. तो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो मार्केट के बेस्ट स्टॉक्स हो. राइट. मतलब ऑफ कोर्स 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई पे. हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो स्टॉक उसका बेस्ट समय चल रहा हो. तो जनरली मोमेंटम इन्वेस्टिंग में यू आर विद अ स्टॉक इन द बेस्ट ऑफ स्टॉक्स टाइम. जब उसका अच्छा समय हो तो आप उसके साथ हो. थर्ड, इसमें कैश पे आप आ सकते हो.
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यार मैं हमेशा इन्वेस्टेड रहूँ. तो कैश पे आना इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रेंथ, बिकॉज कभी बड़े करेक्शंस के बाद अगर मार्केट में फ्रेश अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, इट कुड बी एन अमेजिंग टाइम टू गो अहेड. मैं आपको मेरा कोविड का एग्जांपल देता हूँ. कोविड के 12-15 डेज पहले मैं पूरा कैश पे आ गया था. क्या बात कर, आपको दिख रहा था? नहीं, अच्छा. मुझे नहीं पता था कोविड में क्या हो सकता है. ओह, मुझे नहीं पता था कि निफ्टी 7,500 के लेवल्स तक जा सकती है. मुझे कुछ नहीं पता था ये सब. बस मार्केट में क्या था, ब्रेकआउट्स फेल होने लगे, पैसा नहीं कमा पा रहे हो. योर M2M इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ द मार्केट. इंटरेस्टिंग. बिगेस्ट इंडिकेटर. तो अगर आपको एक पीरियड समझ में आता है कि पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी, तो सिंपली ऑन द साइड लाइन्स. तो वो ब्रेकआउट्स फॉल होने लगे, पैसा लगने लगा. और अगर पैसा लगने लगे या पैसा नहीं बने, तो लगने के ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं, डीफॉल आ सकता है. तो उस थॉट प्रोसेस से एग्जिट कर लिया. नाउ सी, अब अगर आप ये स्किल विद टाइम डेवलप कर लो और 60-70% प्रोबेबिलिटी से डिप्लॉय कर दो, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. और कोविड में अपॉर्चुनिटी मुझे मिली. राइट. तो फाइनली आगे देखते हैं कैसे पकड़ेगा इन चीज़ों को. और सो कैश इज ऑल्सो अ पोजिशन. कैश भी एक अच्छी पोजिशन होती है. सो इधर मनी इज एट वर्क और मनी इज एट रेस्ट इन बैंक, हंटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. अपना ही पैसा है भाई. अच्छा, दिस इज मोर वैलिड ऑल्सो फॉर पीपल हु हैव ओन मनी इनटू द गेम, राइट? किसी और का फंड जब आप मैनेज करते हो ना, तो कैश इज ऑलवेज लाइबिलिटी इन दैट सेंस, कि क्योंकि वो कभी पूछ सकता है तेरे को पैसा क्यों दिया है रखने के लिए. Right, पैसा तो मेरे पास रहता, तू क्यों लिया? और अगर वो पैसा कैश पे रख ले और मार्केट बहुत बढ़ जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और हमेशा किसी और पे एलिगेशन लगाना इज ऑलवेज इजियर एज कंपेयर्ड टू एक्सेप्टिंग योर ओन मिस्टेक्स. तो आज का चर्चा इज मोर रेलेवेंट फॉर पीपल जो खुद अपना कैपिटल में मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं. डेफिनेटली. क्योंकि आप और हम उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. मतलब फंड मैनेजर की सोच थोड़ी डिफरेंट होगी ना. देखो विवेक भाई, फंड मैनेजर की सोच डिफरेंट होगी, क्योंकि अब अपन फंड मैनेजर की बात ही कर लेते हैं. हाँ. एक रिटेल बंदा है, एक HNI है, एक अल्ट्रा HNI है, और एक फंड मैनेजर है. अभी क्या है, रिटेल गाय इज लाइक, सो इज ऑन अ बाइक, राइट, और एक HNI अल्ट्रा HNI इज ऑन अ मर्सिडीज, राइट. अभी क्या होता है, फंड के साथ है ना कुछ चैलेंजेस है. साइज. सो साइज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न्स. राइट. सेकंड, रेगुलेशंस, हर इसके बाय नहीं कर सकते. थर्ड, लिक्विडिटी हमेशा नहीं मिलेगी. अगर एक फंड मैनेजर चाहे कि मुझे इसको एग्जिट करना है, तो भी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है. बट एज एन इंडिविजुअल और एज एन HNI आपके पास ये लिबर्टी पूरी है. वो बाइक आप है ना रोक के 360 डिग्री घुमा सकते हो, 180 डिग्री घुमा सकते हो और डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. सही बात है. लेकिन एज एन फंड मैनेजर ये एक चैलेंज है. तो मेरा सिर्फ सिंपल सा एक पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा इंडिया का डेटा डिस्कस करते हैं. अगर हम $4 ट्रिलियन पे है, $10 ट्रिलियन पे जाना चाह रहे हैं, विच इज अ बेसिकली वेरी कॉमन कंसेंसस. आप किसी को भी सुनो तो इसी है 2030-31 तक तो 2.5 गुना होना है. अच्छा, $4 ट्रिलियन पे मार्केट कैप है आपका $5 ट्रिलियन, 125%. अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस पे मार्केट कैप है मतलब मार्केट कैप टू GDP है 209%. करेक्ट. ठीक है. मैं बोलता हूँ इंडिया में वैसा नहीं होगा, पर 150 तो हो सकता है. तो अगर मुझे $10 ट्रिलियन का GDP पे आना है, तो मैं $15 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे आ सकता हूँ. माई पॉइंट इज वेरी सिंपल. अगर इतनी अपॉर्चुनिटी है और मैं अगर एक बेसिक प्रोसेस सीख लूँ, सी एवरीबडी अर्न्स मनी, एवरीबडी वांट्स टू ग्रो देयर मनी, और मार्केट का कीड़ा सबको है. कोई दूर है तो मालूम नहीं पड़ रहा है, कोई पास है तो उसको समझ में आ रहा है, उसको उतना ही एक्साइटमेंट भी है. तो अगर इतनी अपॉर्चुनिटी है तो वाई नॉट टू टेक इन योर ओन हैंड्स. और मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर ऑन स्क्रीन 12 आवर्स अ डे. आपको राइट प्रोसेस सीख लिया ना, तो दिन का आधा से 1 घंटा यू कैन मैनेज योर ओन फंड्स. वाओ. एंड दिस इज अचीवेबल एंड आई हैव डन इट. वाओ. तो मैं उसके बेसिस पे आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. वाओ दोस्तों, आप मैक्सिमम लोग जो आप देख रहे हैं ना, आप हैं तो पार्ट टाइम ही मार्केट में, है ना, या तो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. आपके लिए ये लॉटरी वीडियो है. लास्ट तक देखना होगा इस वीडियो को, बिकॉज एग्जैक्टली नेवी से हम यही जानना चाह रहे थे कि 1 घंटा अगर दिन का दे सकूं तो खुद के हाथ में रख के पैसा कैसे बना सकता हूँ. नेवी प्लीज आगे चलते हैं, मजा आने वाला है. तो हमें क्या समझना है, बेसिकली 4 स्टेजेस होती है प्राइस की. अपन चार्ट में डीप नहीं जाएंगे, मगर अपने काम की बात अपन समझ लेंगे. जी. तो हमें सिर्फ समझना है कि कोई भी स्टॉक की किस प्राइस ट्रेजेक्टरी में रखा है.
फंडामेंटल का एक सुपर वे में एक छोटा सा स्कैनर बना लेंगे Okay. कि बहुत दिमाग ना लगाना पड़े, बहुत आपको डीप डाइव नहीं करना। हाँ थर्ड, मनी मैनेजमेंट रूल्स की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे इसी सेशन के अंदर। ओके और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेचना कैसे समझ लेंगे। हाँ और जब जब ये स्लाइड्स आएगी ना, मैं बता दूंगा कि इसका स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दैट रूल्स यू कैन फॉलो ब्लाइंडली, इवन इफ यू डोंट वांट टू फॉलो इट ब्लाइंडली, सिंपली ट्वीक इट। मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अपने हिसाब से ट्वीक कर लिया। जिस यूजर को जैसा लगे सो यू कैन मूव अकॉर्डिंगली। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं कि किस टाइप के स्टॉक्स को सर्च करना चाहिए। तो लेट्स से एक जनरल मैं आपको थेसिस बताता हूँ, स्टॉक्स विच आर लेस नोन। हाँ क्या होता है विवेक भाई, कोई भी एज अ मार्केट में नया आता है हाँ तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, ब्लू चिप कंपनीज। अभी ये ना, मैं 12 लाख करोड़ का HDFC बैंक खरीद के मैं वेल्थ नहीं बना सकता। HDFC बैंक अमेजिंग बिजनेस, मे नॉट बी अ गुड स्टॉक और मे बी राइट, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एलिफेंट्स टू फ्लाई राइट। तो आपको स्टॉक्स तो थोड़ा बहुत तो आपको एक, यू नीड सम अननोन नेम्स, यू नीड सम स्मॉलर नेम्स, यू नीड सम प्रॉमिसिंग कंपनीज, तो वहाँ आपको रनअप मिलेगा। हम एक 12 लाख करोड़ की कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डबल होकर 25 लाख करोड़ हो जाए, मगर हम एक 2000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 10,000 करोड़ हो जाए। बराबर है। तो वो जर्नी अगर, तो आपको उस टाइप के स्टॉक्स को सर्च करने की रिक्वायरमेंट है। तो ऑफकोर्स जनरली आपको स्टॉक्स मिलेंगे लेस नोन स्टॉक्स राइट। फिर स्टॉक्स एट न्यू हाइस, एक बार अगर 100 से 300 जाना है किसी स्टॉक को, या 100 से 200 रुपये जाना है, उसको कितने 50 रुपये खाए लगाने पड़ेंगे राइट। तो बेसिक क्राइटेरिया है। और किसी को 100 से 10 रुपये होना है तो उसको कितने 52 वीक लो लगाना है। एक जनरल लोगों की टेंडेंसी होती है कि यार 52 वीक का इतना महंगा, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, इफ यू हैव टू गो फॉर एन अपवर्ड जर्नी, यू हैव टू मेक सो मेनी लाइफ टाइम हाइज, यू हैव टू मेक सो मेनी 52 वीक हाइज। लवली सो वो पार्ट हमेशा रहेगा। लवली। सेकेंड, सर्च फॉर स्टॉक्स विद स्मॉल एंड मीडियम मार्केट कैप्स। ओके ठीक है, अभी तो बहुत फ्लेवर में रहा है पिछले कुछ सालों से, बट ऑफकोर्स मतलब ये जर्नी में दिस इज इम्पॉर्टेंट। Yeah. और क्योंकि वो छोटा ही बड़ा, मतलब कभी इन्फोसिस, TCS वर लाइक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज, नाउ दे बिकम सो बिग। या तो मेजॉरिटी ऑफ द मनी और द वेल्थ उस जर्नी में बना है। राइट। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, यार मैं मार्केट में आया, मैंने रिलायंस भी ले लिया, इन्फोसिस भी ले लिया, TCS भी ले लिया, HDFC बैंक भी ले लिया, यार बट मेरे को कुछ खास ग्रोथ नहीं मिली। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी कंपनी से आप इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करते। यार अमेजिंग बिजनेस, फैंटास्टिक बिजनेसेस, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू मूव टू द नेक्स्ट लीप राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो- तो जब आप हाँ। किसी भी, जब आप, सॉरी बहुत देर बीच बीच में इंटरप्ट करूंगा, व्हेन यू आर सेइंग दैट छोटी कंपनी, तो ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केट कैप, राइट। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस से छोटी, Market विच cap, इज अ market कॉमन cap. मिस्टेक हाँ, पीपल डू, right. कि वोडाफोन तो उनके लिए सस्ता कंपनी है, विच इज एक्चुअली यस यस इट इज टेक्निकली। अच्छा, वो आपने टोक दिया यहाँ पे, मार्केट कैप राइट। या तो एक वो हैबिट दोस्तों आप लोग तो कम से कम डालिए, आप फेस टू फेस के लर्नर्स है, कि ये प्राइस पे बात करना बंद ही कर दीजिए, आप खाली मार्केट कैप पे ही बात कीजिए कि इसका इतना वैल्यू, इसका इतना वैल्यू, तब आपको रियलाइज़ होगा कि शायद हम सही वैल्यू के स्टॉक में घुसने का प्लान कर रहे हैं। इसके साथ में मैं एक बात और ऐड करूँगा, न्यू एज कंपनीज। अच्छा। अभी क्या होता है, मैंने क्या बोला, स्टॉक्स लेस नोन, बट ये न्यू एज कंपनीज तो क्या होता है, लिस्ट होने के पहले हाउस होल्ड नेम हो जाती है। तो इसलिए इनको एक डिफरेंट सेग्रीगेशन देना जरूरी Okay. है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मतलब काम कर सकते हैं उसमें, लेकिन वो अलग कैटेगरी है। एक कैटेगरी अलग, बिकॉज ठीक है। वो नोन है आज, है ना, मतलब वो लिस्ट भी नहीं हुआ था या वो प्रॉफिटेबल भी नहीं हुआ था, हाँ। उसके पहले तो आप उसको जानते थे हाँ, राइट, आप उसकी सर्विसेज को लेते थे। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है। मैं ना इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल शेयर करता हूँ, पंकज टिबरेवाला सर का। तो उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, हाँ तो उसमें उन्होंने ये बताया कि यूएस का जो मार्केट कैप है, हाँ। उसमें समवेयर 15 से 20% मार्केट कैप है न्यू एज कंपनीज का। राइट। कुछ गलत हो सकते हैं फिगर आगे पीछे, हाँ। लेकिन अपन क्रक्स पकड़ते हैं हाँ इसका। हाँ हाँ तो और इंडिया में उन्होंने कहा कुछ टाइम पहले तो था ही नहीं, हाँ और अब इट इज़ वेरी स्मॉल, ओनली 2%। हाँ। ठीक है, बोला वहाँ 15 से 20% है, और इंडिया में मानते हैं कि सिर्फ 10% ही हो जाए, जिसकी उनको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लगती है, तो विच इज़ 5x। बट अगर इस जर्नी में लेट से इंडिया का मार्केट कैप ही डबल हो जाए, जो अभी हमने फिगर डिस्कस करा, तो इट कुड बी 20 और इट कुड बी 10x, सॉरी 2 से 20, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एक सिंपल थॉट, इसलिए न्यू एज कंपनीज को एक डिफरेंट टेस्ट फ्लेवर देना जरूरी है। करेक्ट राइट। फिर जनरली किस टाइप के स्टॉक्स को आप सोचते हो कि यार मैं अब काउंट नहीं करूं जिनमें एक बहुत बड़ा रनअप हो गया हो, हाँ हाँ कि मार्केट कैप साइजेस उनके चेंज हो गए हो, और उन कंपनीज में भी अगर कोई नया प्रोडक्ट है, कुछ समथिंग न्यू फ्लेवर हैज कम, तो फिर आप बोल सकते हो कि नाउ यू कैन एंटर इनटू अनदर वे। ओके। कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होना कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट चाहिए। ओके ठीक है।
इवोल्यूशन ऑफ अ ट्रेडर, मैं इस पे बात करना चाहूँगा आपसे. सो एक भाई, सबको गुरु की ज़रूरत है. यू नीड अ गुरु. और आप है ना वेट मत करो कि कोई आपको आके सिखा दे. वन हैज़ टू बिकम अ गुड ऑब्जर्वर. बहुत सीखने मिल जाएगा. मेरे बहुत सारे गुरु हैं. आई लर्न अ लॉट एंड हैव लॉट ऑफ बडीज ऑल्सो. एक गुरु मिनिमम, एक बडी मिनिमम आपका होना चाहिए. एंड योर बडी कैन ऑल्सो बी अ गुरु विद टाइम. ठीक है, आपके साथ के लोग बहुत सिखाते हैं आपको. तो गुरु इज मस्ट. और भाई मेरे हिसाब से गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने मार्केट में काम करके पैसा बनाया हो. तो वो प्रैक्टिकलिटी आपस में चलेगी. वो थॉट प्रोसेस, जैसे मैं आपको स्विमिंग का एग्जांपल देता हूँ. मैंने स्विमिंग पर 10 बुक्स पढ़ ली, लेकिन कभी मैंने स्विम नहीं करा. तो जब डाइव करते हैं ना, तो सबसे पहले पेट पे लगती है. ठीक है, करेक्ट है. फिर क्लोरीन का पानी आंखों में जाता है, उससे जलन होती है. और अगर फ्लोर नहीं मिले ना, तो लगता गए. वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर द फ्लोर, राइट? करेक्ट. ये सारे एक्सपीरियंसेस है ना, वो जम करके आने वाले हैं. हाँ, तो वो एक्सपीरियंस का तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं आपके पास. करेक्ट. सो गो एंड सर्च अ गुरु. यू नीड इट. अगर आपको आसपास कोई गुरु नहीं मिलता है, स्टार्ट बिकमिंग एन ऑब्जर्वर. बहुत लोग मिलेंगे. रीड वेरी गुड बुक्स. यस. आप बुक्स विल गिव यू वंडरफुल गुरुज अराउंड यू. ठीक है, आपके पास वो डे टू डे प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए अवेलेबल नहीं है बोलो, बट ठीक है, थॉट प्रोसेस से बहुत हेल्प आपको मिल सकती है. जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल शेयर करूँ तो मैं 4-5 लोगों का नाम लेना चाहूँगा. हाँ, बोलिए प्लीज. तो जैसे मैंने विजित भैया से सीखा काम, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, बैलेंस. कैसे? सीकिंग न्यू आइडियाज. ये मैंने विजित भैया सीखा. अश्विन भैया से मैंने सीखा हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, गेन नॉलेज. ये मैंने उनसे सीखा. फिर देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मोनू भैया, उन्होंने मुझे स्क्रीन ट्रेडिंग सिखाई. देयर इज वैभव भाई, उन्होंने मेरे को सिखाया कि कैसे किसी स्टोरी पे स्टिक रहना और अपने कन्विक्शन के ऊपर सस्टेन करना. देयर इज अनदर पर्सन कॉल्ड गौरव जोशी, तो उन्होंने मेरे को सिखाया क्या नीश एरियाज पकड़ना मार्केट में. और मैं बताता हूँ, देयर मे बी अ केस क्यों उनको भी आइडिया नहीं हो मैंने उनसे क्या सीखा है. बट इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर एंड इफ यू स्पीक टू पीपल अराउंड यू, यू आर सो मच टू ग्रैब. तो बहुत कुछ आप उनसे एक दूसरे से आप सीख सकते हैं. जैसे मेरे पापा के पार्टनर है संजय सी बख्शी, उन्होंने मेरे को ना रिस्क एवर्स बनाया. रिस्क कैलकुलेशन बहुत रखा उन्होंने लाइफ में. तो समझ में आया रिस्क अप्रोच कैसी होना चाहिए. तो एक एक चीज़ कहाँ आपको आके हेल्प करती है ना, ये बहुत अलग लेवल से जाते हो. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ही मेरी टीम में एक बंदा है गौरव जैन. तो उससे मैंने क्या सीखा, उसने मुझे चार्टिंग बहुत अच्छे से आती है, पर उसने मेरे को चार्ट को और क्लीनली देखना सिखा दिया. अब मेरा फ्रेंड अमित वैश्य, उससे मैंने समझा कि लाइफ में है ना फाइनली सटल और सेटिस्फाई कैसे होना है. एक भाई आपने 100 रुपीज़ कमाए और किसी ने 150, आपके 100 की वैल्यू ना आपके मन में कम हो जाएगी. बट आई हैव सीन थ्रू हिज वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ दैट सो सटल, और आप भी कंपटीशन से आपसे है. तो यू हैव टू गो थ्रू दिस जर्नी. जैसे मैंने एक बुक पढ़ी मार्केट विजर्ड्स, अमेजिंग बुक. उसमें मैंने रीड करा एच सेकोटा को. मतलब ही टच्ड माई हार्ट. मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, वो मुझे जानते नहीं है, बट ही हैज़ क्रिएटेड सो मच इम्पैक्ट ऑन मी. तो अक्रॉस इतनी सारी जर्नी में आप इतने लोगों से सीखते हो. यू हैव टू बी ऑब्जर्वर. मैंने और भी कई लोगों से सीखा है, जाने अनजाने. इनफैक्ट आपके वीडियोस के थ्रू कई लोगों के साथ सिनर्जी हुई. तो कितना अच्छा, मतलब फेस टू फेस की जर्नी से कितना सारा टैलेंट आपको एक्सेसिबल हो जाता है, जिनको आप जानते ही नहीं हो. तो ऑटोमेटिकली वहाँ से शुरू हो जाते हैं. लवली, ब्रिलियंट. बट अल्टीमेटली यू नीड टू बी अ गुड ऑब्जर्वर. आई थिंक वो आप में वेल डिफाइंड है. नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव व्हाट यू हैव. सबको ना अल्टीमेटली एक दूसरे को देख के एक तो स्वार्थ नजर आने लग जाता है कि मैं इससे, एक होता है इंटेंशन ही है मेरा कि मेरे को आपसे कुछ लेना है, राइट. और एक है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ आना होगा तो आ जाएगा उससे. दोनों में बहुत फर्क है. हाँ, और आता है. मतलब कोई आपको एग्रेशन सिखाता है, कोई आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिखाता है. जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, और अगर आपके पाई में आना होगा ना, आ जाएगा. सही है, वेरी नाइस. और साथ में आप साथ में रिजेक्ट भी करते चले जाओगे. जरूरी नहीं है कि आपको सबसे आपको रेजोनेट करोगे. एब्सोल्युटली राइट. सो डिप्लॉय रियल मनी इन मार्केट्स. पेपर ट्रेडिंग करके, स्विमिंग की बुक पढ़ के कुछ हासिल नहीं होगा. वी हैव टू डिप्लॉय रियल मनी इन मार्केट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट. बिकॉज ना वो फील नहीं आएगा. मैं आगे एक जर्नी में एग्जाम्पल शेयर करूँगा आपको.
एंट्री और एग्जिट प्लान चाहिए जो हम इस सेशन में सीख लेंगे. ओके सो दैट इज मस्ट. अगर वो नहीं है ना तो डोंट पुट योर फर्स्ट ट्रेड. ओके डिफाइन द कोर फिलोसॉफी जो हमने मोमेंटिंग पहले डिफाइन करी. Okay. सबकी लाइफ में अपनी अलग फिलोसॉफीज हो सकती है मगर इस सेशन को हम मोमेंटिंग लेके चलते हैं. Okay. मोमेंटम के लिए मनी क्राइटेरिया रिस्क इन्वॉल्व है. हाँ एक्सेप्ट द फैक्ट एंड नॉट टेकिंग अ रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ. तो रिस्क तो लेना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क को डिफाइन कर लो. देयर शुड नॉट बी रिस्क ऑफ रूइन. यू हैव टू डिफाइन योर रिस्क. सिंपल. मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है. 20,000 तक की 25,000 तक की कैपिटल का लॉस बेयर कर सकता हूँ. इस माइंडसेट के साथ आना होगा. ये डिफाइन नहीं होगा ना तो फिर 1 लाख भी नहीं मिलेगी. इससे सबसे ऊपर जितनी बातें मैंने करी सेल्फ एनालिसिस. एक भाई 2 एनालिसिस चाहिए. पोजीशंस का और खुद का. अगर मैं कोई ट्रेड करूँ और लेट्स से मैंने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट करा तो मुझे अपने आप से प्रश्न करना पड़ेगा ये ट्रेड गलती से तो नहीं हुआ था. कैसे पैसे बन गए. या ये ट्रेड से मैंने इससे बेहतर कर सकता था. या ऐसे ही हो गया. तो यू शुड हैव ऑल दोज आंसर्स. और जब अपने ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं ना जाके तो यू आर बेटर एबल टू डिफाइन योर ओन सेल्फ एंड यू मेक रियल इंप्रूवमेंट. और सबसे ज़्यादा है ना इसी में पीछे होते हैं. मैंने कहीं पे रीड करा है कि 2% लोग दुनिया में अपने गोल्स बनाते हैं और 1% लोग लिखते हैं. तो अगर आपको ट्रेड एनालिसिस और ट्रेड जर्नल में मूव हो जाना चाहिए. दिस इज मस्ट. हार्ड वर्क है, बोरिंग वर्क है मगर हाईएस्ट आउटपुट ओरिएंटेड है. खुद से बात करनी होगी क्योंकि ये खुद से खुद की लड़ाई है. तो वो आपको लड़ना पड़ेगी. कितनी प्यारी बात आपने कर दी. बात बात में आप वन लाइनर्स बहुत अच्छा दे रहे हैं. ये खुद से खुद की लड़ाई है. यस. ट्रेडिंग इज एक्चुअली दैट. यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ. जैसे हम लाइफ में बोलते हैं ना कि 10% ऑफ लाइफ इज हाउ यू मेक इट एंड 90% ऑफ लाइफ इज हाउ यू टेक इट. तो एटीट्यूड, अप्रोच, मेंटल मैनेजमेंट. जबरदस्त. एक भाई एक है ना मैं इसके अंदर सबको कहना चाहता हूँ अवॉइड ऑप्शंस. ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ एक केस में. क्या. इफ यू आर नॉट अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर डोंट डू ऑप्शंस. फुल टाइम का मतलब क्या हुआ. वही 9:15 से 3:30. वही प्रोफेशन है मेरा. अच्छा. मैं कुछ और करता ही नहीं हूँ. अच्छा. मैं उस IT कंपनी में जॉब करता ही नहीं हूँ जहाँ मीटिंग में डेस्क के नीचे जाके मैं अपने मोबाइल पे भाव देख रहा हूँ और ऑर्डर मार रहा हूँ. एक भाई कहीं नहीं पहुँच पाएंगे. हाँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शन टूल्स आर अमेजिंग टूल टू मेक मनी. बहुत अच्छा टूल है. मैं अपने मतलब आई रन एन ऑप्शन डेस्क. हाँ. 8% से 25% तक का रिटर्न अलग अलग लोगों को मिलता है. वाओ. हाईली स्किल्ड पीपल आई हैव गॉट फ्रॉम योर वीडियो ऑल्सो. अच्छा. नाइस. ठीक है. हाईली स्किल्ड पीपल. फिर फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर्स. और रेंज क्या है 8 से 25%. इसके ऊपर नहीं है. कभी 40 हो जाता है मगर आप एवरेज आउट करोगे तो 25 पे आ जाएगा. है ना. तो अगर जो इंसान स्किल्ड है उसका प्रोफेशन ही ये है वो इस रेंज में कर रहा है तो मार्केट के दुनिया भर के गिमिक्स 100% जीरो हीरो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. तो अगर और अट्रैक्शन तो आएगा. मतलब दिस मार्केट अट्रैक्ट्स. छोटी सी कैपिटल पे बाय कर लूँ क्या. तो अगर आप एक फुल टाइम अपने इस जिंदगी को 2 साल के लिए नहीं दे सकते प्लीज अवॉइड ऑप्शंस. नहीं करना चाहिए. मतलब आई हैव डन इट, ट्राइड इट. मैं ऑप्शन अच्छी ट्रेडिंग करता हूँ. सो मच एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. सिमिलर विद फ्यूचर्स. एटलीस्ट अपनी जर्नी के 2-3 साल फ्यूचर्स ट्रेडिंग मत करो. नहीं करना चाहिए. वो स्किल है ना बिल्ड होता है. वो मेंटल मसल ही नहीं होती है आपके पास. तो आप बोले 2 साल अगर आप कर रहे हैं तो 2 साल आप कैश मार्केट में करिए. फिर उसके बाद में अगर आप फुल टाइम कमिटेड कर सकते हो तब आप फ्यूचर से ऑप्शंस पे जाओ. फ्यूचर्स में दुनिया भर का सिंथेटिक पोजीशंस है. हाँ. और उसका एंड इमीडिएटली आप लेवरेज ले लेते हो. हाँ. यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी एंड यू टेक लेवरेज. वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है और फिर वो मेंटल मसल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा. मतलब मैं ना लेवरेज पे एक बात जरूर बोलूँगा. मैंने पॉइंट में इंक्लूड करा है. हाँ. एक भाई वर्ल्ड विल कम एंड वांट कि आप उधार ले लो. सही. आप T+5 में उधार ले लो. आप क्रेडिट कार्ड से उधार ले लो. आपको फ़ोन आएगा आपका क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है फ्री में. राइट. आप MTF ले लो. बट लेवरेज के ना कुछ लॉजिक्स है. मैं कुछ सिंपल एग्जांपल देता हूँ. 50 रुपये मेरी जेब में है और 50 रुपये मैंने किसी से फंड करा लिया. 100 रुपीज़.
बैड टाइम आया मार्केट में, 20 रुपये मेरा स्टॉक चला गया, 9 रुपये 18%, जनरली 12 से 18% का ब्याज लगता है मार्केट में, है ना? 18% से गिनो तो हो गया 9 रुपये, तो 20 रुपये तो मेरे को स्टॉक में लग गए, 9 रुपये खर्चा बैठ गया, इंटरेस्ट कॉस्ट बैठ गया, 30 रुपीज़ राउंड फिगर में गिन लेता हूँ, मेरे तो 80 ही रुपये थे, 50 पे गए कितने, 30 चले गए, बचे कितने 20 से 50 आना 2.5 गुना। बहुत स्किल्ड आदमी भी नहीं बना पाएगा ये पैसे। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती है। और लेवरेज हमको लगता है वाह, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म का एक ऐड देख रहा था मैं फेसबुक पे, 400x लेवरेज। मतलब 1 रुपया तो 400 का पोजीशन लो। मतलब 0.25% का मूव आया और आप बैंकरप्ट हो जाओ। और पता है ये ऐसे कॉल्स आते हैं एंड दे सेल ऑन दिस कि विल प्रोवाइड यू लेवरेज। तो दुनिया उधार देने बैठी है। तो कोई अगर ये बोल दे आपको कि मैं आपको लेवरेज देने के लिए आया हूँ, उसी समय आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ कि आदमी के साथ काम करना है कि नहीं करना। अब अपन लेवरेज के रूल बुक पे बात करते हैं। अच्छा, उसका भी रूल है? उसकी रूल बुक, ठीक है। एक तो लेवरेज किसी और की सलाह पे नहीं होगी, खुद की सलाह से। अच्छा, ठीक है ना? उसने बताया स्टॉक ले लेना और मैंने लेवरेज ले ली, मैं गया। अच्छा, ठीक है। फिर लेवरेज है ना खुद के स्किल सेट से होती है। अच्छा, लेवरेज है ना लॉन्ग टर्म पीरियड्स पे नहीं होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड्स पे होती है, मीडियम टर्म पीरियड्स पे होती है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है। अभी आप मार्केट्स के ओवरऑल रिटर्न्स देखोगे तो 12, 15, 18, 20, 21% ही है, और ये कॉस्ट ऑफ फंड है। तो आप कहाँ बचोगे? और एक नेगेटिव पीरियड आया तो एमटीएफ में माल भी बिक जाएगा, आपका माल बिक जाएगा, या आपने जिससे पैसा लिया है उसको तो चुकाना पड़ेगा, तो आपका माल भी बिकेगा। तो आपको ये बात समझना है कि मैंने अगर अपने एक्सपीरियंस से कुछ सक्सेस बिल्ड करी है तो फिर मैं उस पर लेवरेज लूँगा। मैं लेवरेज लेता हूँ बट वेरी शॉर्ट पीरियड, अपॉर्चुनिटी सुपरबली क्लियर, विद माई ओन एक्सपीरियंस, विद माई ओन स्किल सेट। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वो ऐप पे जाओ ना, फॉरेक्स अट्रैक्शन। तो अब ये खुद को समझना होना पड़ेगा। आपको कोई कितना क्रेडिट कार्ड बेच दे, आप अपना दिमाग लगाओगे ना यार कि मुझे कहाँ यूज़ करना है, नहीं करना है, ऐसा तो है नहीं कि गो एड। तो सेम इज हेयर। तो वी स्टार्ट फीलिंग इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। और एट द एंड ऑफ द डे मतलब टाइम इज अगेंस्ट यू। तो आपको समझना पड़ेगा कि बेस्ट ऑफ द टाइम्स में ही मैं उसको उठाऊँ और मेरे खुद के स्किल सेट से उठाऊँ। वेरी गुड पॉइंट। मतलब यू आर वेरी फॉर्चुनेट, इतना लेवरेज अवेलेबल है, बट पहले स्किल तो बिल्ड कर लो, उसके बाद करेंगे। सही बात है। और अवॉइड इन यूफोरियास। जब एक्सट्रीम यूफोरिया होना तो लेवरेज नहीं करने का। अभी क्या चल रहा है, क्या यूफोरिया? नहीं, अभी तो अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया है। इतने सालों में लोगों ने इतना करेक्शन देखा है अभी तो। और एक भी हम तो 4 से 10 जाने की बात कर रहे हैं। ये करेक्शन तो सब अपॉर्चुनिटी लगेगी। सही बात है। बट एज ए ट्रेडर यू मेक मोर मनी व्हेन मार्केट इज करेक्टिंग, नो? नहीं ऐसा ऑन कैश। अच्छा, आप तो कैश मार्केट वाले हैं। आप शॉर्ट नहीं करते हैं डेरिवेटिव को यूज करके? वेरी डिफिकल्ट। आप पैसा बनाए हैं कभी शॉर्ट करके डेरिवेटिव से? मैंने कभी नहीं बनाया। Correct. 2008 में बनाया था। बनाया। इन दिनों नहीं बनाया। बनाया। कब किया? लास्ट कब किया था शॉर्ट? बहुत अच्छे से शॉर्ट किया है, कई बार करा है। अच्छा। और कई बड़े फॉल्स में करा है, जैसे DHFL का फॉल हो गया, हाँ, ऐसे ही कई फॉल्स में। और आप बोलो कि टोटल इनकम में कितना शॉर्ट से कमाया तो छोटा, मगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो बड़ा करा। तो ये क्या होता है भाई, आप है ना लॉन्ग हो, ठीक है। अब ये माइंड को घुमाना कि अच्छा क्या होता है, कभी मार्केट गिर रहा है तो आपको तो पैसा ऑलरेडी लग रहा होता है। तो आप तो अपनी अच्छा यू हैव एन होप ट्रेड ऑल्सो कि यार मार्केट गिर रहा है तो आप ये सोचो मेरा स्टॉक सपोर्ट ले लेगा। तो शॉर्ट कौन सोचेगा उस टाइम पे? तो ये साइकोलॉजिकल इशू आता है। राइट। मतलब आपको दिखती है अपॉर्चुनिटीज बट यू डोंट ट्रेड। राइट। बट आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब कभी शॉर्ट किया है? करते हैं वो सब शॉर्ट्स? तो देयर इज मनी टू बी मेड देयर। यस, बट वही है कि हर समय नहीं, वेरी लेस नंबर ऑफ टाइम्स। लेस नंबर ऑफ, वेरी लेस। मतलब मैं बताऊं, बहुत कम समय बहुत क्लियर ट्रेंड्स शॉर्ट साइड पे दिखाई देते हैं। देखो आप शॉर्ट करो तो 100 रुपये से 0 ही हो सकता है कुछ, पर आप लॉन्ग करो तो 100 से 1000 भी हो सकता है। और शॉर्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बाउंस बहुत फास्ट होता है। मतलब 10वें फ्लोर से आपने बॉल फेंकी तो थर्ड पे इतनी स्पीड से आती है नीचे टकरा के कि आप थर्ड फ्लोर पे मतलब आप निकलो फटाफट, वैसा सीन हो जाता है। सही बोल। और एट टाइम्स जब आप शॉर्ट करते हो उसमें इतना पैसा नहीं बनता है जब उस बाउंस को पलट के प्ले कर लो।
तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन कैरी करेंगे तो बाउंस को कभी नहीं आप पकड़ पाएंगे। ये दोनों साइड कौन कर पाता है? आपने शॉर्ट किया, पैसा बनाया। समहाउ शॉर्ट में मैं कई बार कर पाया। अच्छा। वेरी डिफिकल्ट गेम टू प्ले, बट विथ एक्सपीरियंस समझ में आया कि किया जा सकता है। तो ही सीखेंगे क्या आज? हाँ, आज सीखेंगे। शॉर्ट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। बस दिस इज अगेन अ वेरी, मतलब वो 100 का अपन बेटर सोचते, अपसाइड वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स। अभी आपको है ना, इतना इन्फॉर्मेशन है आज, इतना इन्फॉर्मेशन है। एक तो उसमें नॉइज भी बहुत आ गई। वो पता है आज इंडिया में हर स्टॉक पे एक स्टोरी चल रही होगी, हर स्टॉक पे एक स्टोरी अवेलेबल है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबके पास है, तो डेटा सबके पास जा रहा है। तो आपको है ना इससे फिल्टर करके अपने डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए। तो और मैं तो इसमें आगे भी आपसे डिस्कस करूँगा कि आपको कोई कुछ भी बोल दे, वर्ल्ड विल हैव ओपिनियंस, यू शुड हैव योर प्लान। मतलब आप 2023, 2024 पूरी दुनिया ने कहा मिड कैप स्मॉल कैप महंगे, सब बोले ना महंगा है महंगा है महंगा है, मगर चलता रहा। सब ने कहा 2024 इज़ द ईयर फॉर लार्ज कैप्स, मगर इतना सेलिंग था FIs का, चले ही नहीं। तो आपको वो 23-24 को भी सुनना है, और वो 24 के लार्ज कैप को भी सुनना है, और 25 के जितने असेसमेंट आ रहे सबको सुनना है, मगर आपको आपका वैलिडेशन मेथड चाहिए। कोई कुछ भी बोले, तो मैं फिर से बोलूँगा, वर्ल्ड विल हैव ओपिनियंस, यू हैव योर प्लान, और वो प्लान को अपन एग्जीक्यूट अपन करते चलेंगे। परफेक्ट। टीच एंड हेल्प अदर्स। अगर आपने किसी को पढ़ाया तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप खुद हो। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यू बिकम प्रो एट इट। तो टीच अदर्स। कुछ भी लाइफ में सीखा ना, आप सिखाओ किसी को। आप उसके लिए सोचो क्या नहीं सोचो मुझे नहीं पता, बट आप खुद के लिए सिखा दो, तो इट विल हैड लॉट ऑफ हेल्प। लवली। तो ये जर्नी में है, और अगर आप और बडिंग एस्पिरेंट्स को अगर हेल्प कर दो टू बिकम एज गुड ट्रेडर्स, सो यू बिल्ड गुड टीम, यू बिल्ड गुड नॉलेज, और फिर हर बड़ी गुरु हो जाता है फाइनली। तो हर इंसान के पास सिखाने के लिए। हाँ, वो बोलते हैं ना, मोर फ्रॉम देम। हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना कि एवरी पर्सन इज ए टीचर एंड अ स्टूडेंट। तो आप उसी वे से एक्सेप्ट करते चलो। प्राइस के ना 4 स्टेजेस है, 1, 2, 3, 4। ओके। अभी हमको समझना है कि हमको प्राइस के किस स्टेज में रहना है। आउट ऑफ दिस 4 स्टेजेस हमको ना हमेशा सेकंड स्टेज पे रहना है। ओके। और वो कौन सी स्टेज होती है ना, अपन देख के समझ लेते हैं अभी। ओके, ओके। अभी ना एक छोटी सी एनालॉजी क्रिएट करूँगा। अभी आप ये समझो कि एक बहुत बड़ा रनवे है। हाँ। अभी किसी प्लेन को अगर टेक ऑफ करना है तो उसको एक अच्छा रनवे चाहिए क्या? हाँ। चाहिए ना। हाँ। तो ये रनवे में बोलता हूँ एक प्राइस का बड़ा बेस है। ओके। ठीक है। अब प्लेन को एक बहुत अच्छा बेस मिला। हाँ। अब टाइम आया है टेक ऑफ करने का। करेक्ट। तो आप ये देखो कि अगर हमें एक स्टेज 1 इज बेसिकली एक बहुत बड़ा रनवे, एक प्राइस का बहुत बड़ा कंसोलिडेशन। ओके। मैं जैसे इस प्राइस से बाहर निकलता हूँ वो मेरी स्टेज 2 है। यहाँ मुझे स्टेज 2 की शुरुआत मिलती है। अच्छा, अगर कोई प्लेन अभी टेक ऑफ करेगा और उसको बहुत ऊंची हाइट तक जाना है तो ऐसे तो चले नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। राइट। वो थोड़ा सा मूव करेगा स्लांट, फिर अपना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मेंटेन करेगा। तो क्या करा, चला और फिर धीरे धीरे सामने की तरफ चलने लगा। चला, मैं रुका नहीं बोलूँगा, प्राइस से केस में रुका हो जाएगा। अब मैं आता हूँ उसके ऊपर। तो किसी भी फ्लाइट को एक हाइट अगर लेनी है या किसी भी प्राइस को अगर एक हाइट लेनी है तो उसे बहुत सारी जगहों पे रुक रुक के चलना पड़ेगा। करेक्ट। जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ओके, ओके। 1000 से ज़्यादा किताबें होगी, 1000 से ज़्यादा थ्योरीज होगी। मैंने बहुत स्टडी करी है इसके ऊपर। आज मैं 4-5 पे समझ गया हूँ। ओके। और एवरीबॉडी नीड्स एन ओन प्लान। और ऐसा नहीं कि ये सही है, सबके अपने अपने प्लान हो सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू गेट टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यू नीड टू हैव सम योर स्मॉल पाई ऑन द बेसिस ऑफ यू मेक योर इंटेलिजेंट डिसीजंस। ओके। राइट। तो फ्लाइट ने फिर थोड़ा मेंटेन करा और अगली हाइट बढ़ाने का काम चालू कर दिया। फिर अगर इफ देयर इज सम टर्बुलेंस और यू आर लूजिंग सम डायरेक्शन, तो दैट्स, अगर क्लैरिटी नहीं है ना, जैसे ना मुझसे कई लोग पूछते हैं ये चार्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भाई चार्ट समझ में नहीं आ रहा मतलब करना ही नहीं है। योर चार्ट शुड स्पीक टू यू, योर चार्ट शुड शाउट बाय मी। तो मतलब अगर कंफ्यूजन है ना तो वो ट्रेड ही नहीं है।
इट शुड बी मतलब इट शुड बी दैट सिंपल. और टेक्निकल एनालिसिस एक 10 साल का बच्चा सीख सकता है. आपको कोई प्रो डिग्री नहीं चाहिए. उसके बाद तो फिर मेंटल मसल बिल्डिंग करना है. तो जब हम लोग फ्लाइट में रहते हैं तो टर्बुलेंस होता है, तो ऑब्वियसली फ्लाइट हमको लगता है कि ये थोड़ा ऐसे 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 कर रहा है. वो एक्चुअल में ऐसे ऐसे करता है कि हमको फील होता है वो. अपने को तो फील हो ही गया, तो मान लो कि यही हो रहा होगा. अच्छा, तो ये एक नेचुरल है, क्योंकि पायलट को तो पता है हमको वहाँ जाना है, खाली रास्ते में थोड़े मे बी इवेंट का प्रेशर है वॉट एवर, उसके कारण टर्बुलेंस हुआ, तो वो अपने तो मान के रखते हैं, पायलट को पता है क्यों टर्बुलेंस हो रहा है. पता है एनालॉजी मैंने कब फर्स्ट टाइम बनाई थी? हाँ, मैं ना गोवा की फ्लाइट में था मैं. हाँ. और बहुत रेनी सीजन था वो. सो मतलब आई गो टू गो ऑन रेनी सीजन्स. वहाँ की बारिश इज़ अमेजिंग. तो उस समय इतनी बारिश थी कि फ्लाइट नीचे गई, फिर ऊपर आई. ओह माय गॉड. लैंडिंग करने की कोशिश करी, फिर वापस ऊपर. थर्ड अटेम्प्ट मारा, नहीं हुआ. फिर वी वेंट टू अनदर डेस्टिनेशन बैंगलोर. ओह, तो फ्लाइट जाके बैंगलोर लैंड हुई. तो एनालॉजी ना फर्स्ट टाइम तब दिमाग में आई थी. तो ऊपर नीचे होता है कि नहीं, बट शायद फील तो ही जाता है. सो देखिए, मतलब माय पॉइंट इज, जब मैंने कई लोगों से डिस्कस किया ना ये, तो उनको समझने में आसान हुआ. हाँ, बस मुझे उतना ही चाहिए. तो अगर आप किसी भी प्राइस को देखोगे ना, तो वो जाके फिट हो जाएगा वहाँ पे. वाह. और अगर किसी को 100 से 200 जाना है, रास्ता यही है. रास्ता तो यही है. तो दिस इज बेसिकली, अब आप हमेशा अपने आप से पूछ सकते हो कि मेरी फ्लाइट रनवे पे है, लैंड है, चल रही है, या कहीं फंसी हुई है, या उतर रही है. और प्राइस को आपको वहाँ से पकड़ना है. अपन कई एग्जाम्पल्स, मैं बहुत से एग्जाम्पल्स लेके अपन कई एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. चल, गुड. अब ये एग्जाम्पल है अडानी ENT का चार्ट है. बहुत बड़ी जर्नी है, 400 से 4400 की, ऑलमोस्ट 4000 की. रास्ता वही है. एक बड़ा बेस लगेगा, एक ब्रेकआउट चाहिए, फिर कहीं रुकना होगा, और फिर वहाँ से निकलेंगे, और कहीं तो डायरेक्शन खोएंगे. डायरेक्शन खोने को अपन कैसे समझते हैं ना, उसके ऊपर भी आऊँगा मैं. राइट. अभी मेरा पॉइंट ये है कि एनी जर्नी जाना यहीं से. सेकेंड, नो नीड टू बी इन हरी. हरी करना ही नहीं है. क्यों? बिकॉज आपको किसी भी जर्नी में बहुत सारे बाय पॉइंट्स मिलेंगे. तो इफ़ आई मिस्ड वन, दैट्स ओके. मुझे मेरे ट्रेड में कंफर्टेबल होना है. अगर मुझे ब्रेकआउट लेट से 400 रुपीज़ में मिल रहा था, और वो 500 पे मुझे मालूम पड़ा, मत लो रिस्क, अवॉइड इट. अगर उसमें पोटेंशियल है नेक्स्ट 1000-1500 रुपये होने का, तो आई विल ग्रैब इट. फिर मिलेगी, कहीं ना कहीं फिर से जर्नी मिल जाएगी. और वो जर्नी हो सकता है 700 से चालू हो सकता है. अच्छा, हो सकता है 1000 पे चालू हो. तो यू आर ओके टू पार्टिसिपेट इन दैट जर्नी. यस. सी, चला, रुका, चला. जब एक प्राइस चला तो कंसोलिडेट होना चाहिए. अब वो कंसोलिडेशन का मतलब सिंपल है कि वो अगली जर्नी के लिए तैयार हो रहा है. तो चांसेस आर वेरी हाई. ऐसे कुछ पैटर्न्स अपन देख लेंगे. ठीक है, बट कुल मिला के दुनिया एक ही जगह चला और कंसोलिडेट हुआ. तो चल के रुकना है ना, वहाँ से अपन जज करेंगे नेक्स्ट कर क्या रहा है. ओके. तो ये अडानी का एग्जांपल मैंने आपको दिया. फिर नेक्स्ट अगर स्टार्ट में आपको कुछ पूछना होता है मुझसे पूछना जरूर. नहीं, ठीक है. दिस इज परसिस्टेंट सिस्टम्स. सो मेनी बॉय पॉइंट्स यू गॉट, सो मेनी. और वो जर्नी स्टार्ट, और ये स्टेज 2 है. अच्छा, स्टेज 3 कैसे समझ में आएगी? लॉट ऑफ वोलैटिलिटी, लॉस ऑफ प्राइस डायरेक्शन. देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ. अगर आप एक बहुत अच्छे बुल रन में हो, पहले 2 डिप तो बाय हो जाते हैं. फर्स्ट 2 डिप्स गेट बॉट, बिकॉज मिस्ड लोग रहते, रह गए, छूट गया, तो उनको एंट्री की जल्दी रहती है. ठीक है. प्लस सेंटीमेंट इतना अच्छा होता है कि आपको पूरी दुनिया बोलती है बाय ऑन डिप्स. आप तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो. तो इन जनरल तो क्या होता है, अगर किसी स्टॉक को स्टेज 2 से 3 में जाना हो, तो और उसके पहले कोई फॉल आया, तो बायर्स बैठे रहते होते. नाउ दिस कैन टेक इट टू अ न्यूअर हाई ऑल्सो, या हो सकता है थोड़ा नया हाई नहीं भी बना, लेकिन फिर से प्राइस नीचे आने लगे. तो जब प्राइस में वोलैटिलिटी हाई हो जाए, डायरेक्शन लूज होना स्टार्ट हो जाए, स्टेज 3, इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि ये 5% बढ़ के 2% गिर के 3 बढ़ा तो काम हो जाएगा. है ना? ऐसी कोई होली ग्रेल नहीं है. बट दिस इज वॉट यू हैव टू ऑब्जर्व. दिस इज द बिहेवियर ऑफ प्राइस. तो आपको वहाँ स्टेज की आइडेंटिफाई होती है, और स्टेज 3 इज अ स्टेज जहाँ हमको नहीं होना है. अच्छा, आज मान लो किसी स्टॉक को 100 रुपीज़ से 300 रुपीज़ हो गया, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया स्टेज 3, तो क्या उसका एंड हो गया? नहीं. यही स्टेज 3 एक बहुत अच्छा बेस बना के स्टेज 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन होने वाला था. हाँ. कि हमने इसको बना लिया क्योंकि हमने ये जर्नी देखी है
हाँ। 1800 से लेके 4000। हाँ। बट मैं आपको एक प्रिडिक्शन देता हूँ फ्यूचर का, ये स्टॉक छोड़ दीजिए इरेलीवेंट है, बट प्राइस का कि 20,000 होने वाला है। हाँ। तो जब हम उस समय 20,000 रुपये चार्ट देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये पूरा कंबाइन जर्नी जो है वो एक्चुअली में जो पहला स्टेज था वो स्टेज था। तो एवरी स्टेज, स्टेज 1 हाँ। which becomes stage 3, and that stage 3 also has a potential to become stage 1 for the latest stage. स्टेज 3 से एक बड़ा फॉल लेके स्टेज 4 हो सकता है, स्टेज 4 से फिर से स्टेज 1 आ सकती है, स्टेज 3 स्टेज 2 में कन्वर्ट हो सकती है। तो दिस विल हैपन। और यही बात कर लेते हैं एक बार, अगर आपने बोल दिया 20,000 का टारगेट है, हाँ। तो आई हैव अ कॉन्सेप्ट, नो टारगेट्स। अच्छा। कोई टारगेट है ही नहीं। सी जर्नी में अभी किसको पता है टारगेट इतना ऊपर आना है, राइट? तो वो किसी को नहीं पता है, तो यू सिंपली गो एंड प्ले इट। तो रादर देन गेटिंग फॉर टारगेट्स, अपन तो जर्नी में चलो, और बॉटम टॉप दोनों नहीं मिलने वाला है। हाँ। स्टेज 3 बनने के बाद हाइंडसाइट में समझ में आएगी स्टेज 3 आ गई है, ऊपर से कुछ पैसा देना भी पड़ेगा। कुछ ऑब्जर्वेशन रूल्स है जो बिल्कुल आपको अच्छे से निकालेंगे, जो मैंने बहुत क्लोजली डिस्कस करे हैं इसके अंदर। Okay, तो एग्जाम्पल्स में पे भी मैं पूरी बात करूंगा। ठीक ठीक। तो बट जर्नी यही है। अब देखो कितने सारे बाय पॉइंट्स आपको जर्नी में मिलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डोंट हरी। और मैं बोलता हूँ कि लेट्स से दूसरा बाय पॉइंट था, लास्ट बाय पॉइंट था, फॉर एग्जांपल इस स्टॉक के लिए ये वाला, कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक मिलेगा। माय पॉइंट इज दैट बी कंफर्टेबल इन योर ट्रेड। आपके सारे जितने पैरामीटर्स है ना वो आपके होल्ड में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके। IRCTC, क्या नाम हुआ था इसका, बाप रे, ये पूरा जर्नी में, ये पूरा जर्नी तो सो फास्ट, और उसको जाना ही से पड़ेगा। और IRCTC में भी आपको बेस से ब्रेकआउट मिला, आपको फिर से 2 बाय पॉइंट्स मिले। और अब इसमें अपन दूसरे चार्ट पे जाके ना वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे, विच इज बेसिकली क्लाइमेक्स सेल। वो बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको वो सब रेलवे स्टॉक्स के लिए भी दिखाऊंगा, RVNL के लिए भी दिखाऊंगा, IRCTC के लिए भी दिखाऊंगा, रेलटेल के लिए भी दिखाऊंगा। मतलब ऑल बजिंग। ओके। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए Sorry. प्लीज। ये जैसे मैं इसके पहले जो पूछा था ना, ये आपने एक चार्ट का ड्यूरेशन देखा, उसमें स्टेज 1 आपने आइडेंटिफाई किया, ये आपका इस चार्ट के हिसाब से स्टेज 4 है, बट जो इसका नेक्स्ट जर्नी है उसके लिए तो ये हो सकता है स्टेज 1 हो। नहीं, ये स्टेज 4 है ना, ये जो फॉल है ना, हाँ। ये स्टेज 4 है, ये तो बेस बन रहा है। तो ये स्टेज 1 हो गया ना, बाद में नेक्स्ट जर्नी के लिए। यस, इट कुड बी अ स्टेज 1। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल आपने राइटली आइडेंटिफाई करा। वो इसमें देख के लग रहा है कि स्टेज 4 ही है। हाँ बट ऐसा नहीं है, मतलब हम उसको बेस ही मान रहे हैं कि ये बेस बनना चालू हो गया है। So, I mean, logically, it's a circle, right? स्टेज 4 अगर जेन्युइन स्टॉक है जो कि ऊपर ही जाना है, उसको स्ट्रेंथ है उसके अंदर में, तो स्टेज 4 विल ऑलवेज बिकम स्टेज 1, राइट? यस, वो टर्न आउट होगी। होता स्टेज 4 ही नहीं आया, 3 ही एक लार्जर बेस बन के निकल जाए। 4 ही नहीं आया। अच्छा, फॉल ही नहीं आया। 3 ऐसा नहीं है कि 3 इज ऑलवेज द पीक ऑफ दैट स्विंग? नहीं, वो 3 बेस में कन्वर्ट हो गया ना। अच्छा, थोड़ी वोलेटिलिटी हुई और वो बेस लंबा चला गया। अच्छा, वो बेस ही आपके लिए नया बेस हो गया। ओके, बेसिकली करेक्शन नहीं हुआ और बेस ही 3 हो गया, तो 3 के ऊपर चल। एंड दीज चार्ट्स आर द बेस्ट चार्ट्स। पर स्टेज 3 एक बड़ा बेस बना दे, बिकॉज क्या हुआ, एक बुल रन आया, बुल रन के बाद एक लंबा कंसोलिडेशन आ गया। दिस इज शोइंग कि अगले की तैयारी है। तो यहाँ पे तो कन्विक्शन और ज्यादा निकल के आएगा, और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से बात करेंगे फिर उसके ऊपर। दिस इज अ चार्ट ऑफ नवीन फ्लोरिन। मैंने अलग सेक्टर से कुछ चार्ट इसलिए लिए कि जाना ऐसे ही है। और मैं तो एक बार डेविल्स एडवोकेट प्ले करो आप, मैं तो पुराना चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, अपन कुछ आगे के नए चार्ट भी देख लेंगे। ठीक है, दिस इज RVNL, वेरी हॉट स्टॉक, दुनिया भर की बातें, रेलवे एंड ऑल। इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स, इसमें बल्कि इसमें एक्चुअली मेंशन कम है, ये भी एक अच्छा बॉय पॉइंट था। और कैसे टॉप पे आपको एक इंडिकेशन मिला है, अपन उसको डिस्कस करते हैं आगे। So every small breakout is the buying point? अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। अच्छा, वंस यू हैव गॉट अ फील कि आपका चार्ट है ना स्टेज 2 पे आ गया है, अब चला और रुक जा। अब रुकने में ना जितना कम रुकता है उतना अच्छा, जितना उस रुकने में जितना कम गिरता है उतना अच्छा। मुझे पीरियड कम चाहिए इसके रुकने का, बिकॉज उसका फास्ट बहुत, मतलब वो थोड़ा स्टीप भी हो जाता है चार्ट। वो स्टीप चार्ट को कैसे प्ले करना है ना, वहाँ पे अपन वो एग्जिट रूल्स में बात करेंगे। एग्जिट रूल्स बहुत मजा आएगा इस सेशन के एग्जिट रूल्स को डिस्कस करने में, बिकॉज सबसे डिफिकल्ट काम भाई, आप चार्ट सीख लो, एंट्री इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू एंड यू विल बी राइट। मतलब मेनी टाइम, मतलब 10 में से 8 बार आप सही हो गए अपनी एंट्री में, मगर मेकिंग मनी एंड
कीपिंग इट विथ यू इज द मोस्ट डिफिकल्ट। मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बस पैसा तो बनता है, मतलब कोविड के राइज में मुझे कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। हाँ। वी मेड मनी बट बहुत बड़ा पाई चला गया। तो रिटेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। एब्सोल्युटली। दिस इज KPIT टेक, मतलब वो IT ले लो, कुछ भी ले लो, एनीथिंग। जैसे सोनाटा सॉफ्ट इज एन एग्जाम्पल, ये अच्छे से दिख रहा होगा उसमें। अब अपार इंडस्ट्रीज, तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। नाउ हमने बोला ना चला रुका चला, तो जब ये रुक गया ना तो उसके 3-4 फॉर्मेशंस हैं। ओके। वेरी बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, आपके बहुत सारे व्यूअर्स तो ऑलरेडी जानते होंगे, ये बात भी पक्की है। इतनी बड़ी लर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हुआ है। बट थॉट इज वेरी सिंपल कि जब वो रुकता है तो उसके रुकने के कुछ स्टाइल्स हैं। तो 1 इज 1 2 3 पैटर्न, ये आप प्राइस चला, थोड़ा सा करेक्ट हुआ और फिर से निकल गया। 1 इज पीनेंट, तो इसमें क्या हो रहा है, रेंज छोटी होती जा रही है। तो बेसिकली यू गॉट अ फॉल, फिर राइज बहुत छोटा था, फिर फॉल और छोटा हो गया, तो एक छोटा सा ट्रायंगल शेप ले लिया, वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। देन फ्लैग, झंडा बन गया। ठीक है, तो जैसे वो रेंज छोटी हुई तो रेंज छोटी नहीं हुई, उसमें पैरेलल कंसोलिडेशन बहुत छोटा हो गया, बरोबर है। वो पैरेलल बन गया। कप एंड हैंडल, वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न्स टू गो फॉर। वो ना दिखता है कप हैंडल जैसे। या एकदम। सो और सुपरबली डेटा अवेलेबल है। आप कोई भी बुक ले लो, आपको मिल जाएंगे चारों पैटर्न्स। दीज आर कंट्यूशन पैटर्न्स। और आपका और हमारा एक ही काम है, हमें स्टेज 2 में इसको ढूंढना है। और अगर हमको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेज 2 है क्या, तो चार्ट हमारे काम का नहीं है। वी डोंट वांट इट। अगर ये पैटर्न बन रहे हैं तो वो स्टेज 2 ही है, कैन इट बी अ कंक्लूजन? ऐसा जरूरी नहीं ना। ओके, ये जरूरी नहीं है। तो पहले हमको स्टेज आइडेंटिफाई करना है स्टॉक का, फिर ये पैटर्न ढूंढना है। 4 स्टेजेस है, हमें तो सेकंड में ही होना है। देखो अभी कोई भी एक बहुत अच्छा बिजनेस होगा और बहुत अच्छा स्टॉक हो जरूरी नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, साइकिल्स में बिजनेसेस मूव होते हैं। एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आया, सुपर मार्जिन, सुपर प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत सारे बिजनेसेस नए आते हैं उसको देख के, और कंपटीशन क्रिएट हो जाती है। ब्लू से सीधे रेड ओशन, मार्जिन्स गए, प्रॉफिटेबिलिटी गया, ये मार्केट का साइकिल गया। फिर क्लीनिंग प्रोसेस चालू होता है, धीरे धीरे प्लेयर्स बाहर होते हैं, फिर जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं वो खड़े रह जाते हैं, और वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है। इस साइकिल से हर बिजनेस गुजरेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बिजनेस इतना अच्छा है कि दूसरे लोग बोले हमको नहीं करना, वो कर रहा हो, उसको करने दो यार। पीपल विल मूव इनटू, पीपल विल एक्चुअली डाइव इनटू इट, राइट? तो यही पकड़ना है बस। वी आर इनटू वर्ल्ड ऑफ IPOs, इंडिया एज अ कंट्री जहाँ पे सुपर वे में IPOs आ रहे हैं। पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन अ बिग मैनर, चाहे SME हो, कुछ भी हो। सेम थ्योरी अप्लाइज टू द IPO ऑल्सो। मैंने IPO के एग्जाम्पल्स लिए इसीलिए। ओके। तो लॉ ऑफ IPO बेसिस आपको इसी थ्योरी से IPOs पकड़ना है। बट IPO में स्टेज 1 विल टेक टाइम, नो? अब IPO में नहीं, थोड़ा सा आपको है ना कम बार्स पे वेट करना पड़ेगा। ओके। अभी बिकॉज वो तो अभी लिस्ट हुआ है, तो हो सकता है कि मैं 10 से 15 बार को भी एक बेस बना लूंगा। ओह, बट इज इट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कि 10-15 बार भी बेस में? देखो मैं आपको ना एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ। व्हाट आई डू, फर्स्ट ब्रेकआउट मिला स्टेज 1 से, राइट? इसके बाद आप एक कंटिन्यूशन पैटर्न का वेट कर लो। अच्छा, दैट्स अ डबल कंफर्मेशन। तो मैंने ना हर स्टेज पे पैसा कैसे डालना है उसका आगे लॉजिक बनाए हैं। ओके। आप सिंपल उसको अपने एक्सेल शीट में रखो और वैसा पैसा डिप्लॉयमेंट करो। और अगर आप पर्सनली मुझसे बोलो ना कितना ही बड़ा बेस हो, ब्रेकआउट होगा, आई विल पुट एन एंट्री इनटू इट, आई विल मेक एन एंट्री इन द स्टॉक। बट माय सुपर कंफर्मेशन इज फर्स्ट कंटिन्यूशन पैटर्न, तो हम उसको पकड़ेंगे। ओके ओके। तो इस केस में अगर सामने बात करूं तो भले ही एक अच्छा बाय पॉइंट है, बट आई विल गो मोर इन ऑन दिस लेवल, क्योंकि आपको फाइनली पोजीशन साइजिंग करनी है। मतलब आई विल नेवर पुट ₹100 इन सिंगल स्टॉक एट वन गो। कभी सेटअप्स मिलेंगे वहां भी करेंगे, बट आपको ना प्रॉफिट में एवरेजिंग करना है। अभी तक हमने सुना है लॉस में एवरेजिंग नहीं करना है, अच्छा ये तो हम समझ गए, है ना? बट हमें एवरेजिंग प्रॉफिट में करना है। बट कैसे साइज क्या होगा? जैसे आपने 100 डाला पहला में, इसमें यहीं पर मान लेते हैं कि यहाँ 100 डाला। हाँ। अब नेक्स्ट जो स्टेज क्रॉस हुआ तब आपने और डाला, बट 100 ही डालेंगे कि फिर
100 से ज़्यादा डालेंगे। देखो आपका पोर्टफोलियो 100 रुपीज़ का है हाँ, और आप इसमें मैंने आगे पूरे रूल्स डाले हुए डाले में क्या? डाले चले, हुए। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सीधे रूल पे दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और जहाँ अच्छा लगेगा ना, मतलब नाउ देयर बिकम्स अ कन्विक्शन डिफरेंस कि ऐसा कन्विक्शन आता है कि यू पुट 20% प्लस कैपिटल टू सिंगल स्टॉक। अच्छा, होता पोजीशन साइजिंग करके ही है। हाँ हाँ, वो भी कैसे स्टॉक्स में कहाँ होता है, कहाँ का ऐड होता है, बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। जैसे अगेन ना IPO बेस इंडिया मार्ट, वेल नोन स्टोरी, सबको पता है इंडिया हाँ, मार्ट। हाँ। तो वैसे ही निकलेगा वो। अगर मैं नहीं पकड़ पाया इस छोटे से बेस को तो कोई बात नहीं, मुझे अगला बाय पॉइंट मिलेगा। अगेन वी हैव इज हैप्पीएस्ट माइंड्स। बहुत बात हुई, शायद फिर प्राइस कभी आया ही नहीं पलट के, शायद तक। तो यू गेट दिस जर्नी और आप जाओ, और उसके अंदर मुझे पूरा क्लाइमेक्स दिख रहा है जो अपन एग्जिट पे बात करेंगे। देन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ डिक्सन, EMS स्टोरी, एवरीवन नोज डिक्सन नाउ। तो यू गॉट बाय पॉइंट्स। और भी बाय पॉइंट्स है जो उसमें दिखाए नहीं गए एक्चुअली। तो इट इज़ एक्चुअली डन विद द हेल्प ऑफ द टीम मेंबर। अरे आप क्या जबरदस्त PPT बनाए टीम में। कुछ लोगों का नाम आप लेना चाहेंगे उनको, जस्ट थैंक बोलने के लिए? कितनी मेहनत की आपने टीम ने यार। सिद्धार्थ, सुमित, ज्योति एंड श्रुतम, 4 लोगों ने मैक्सिमम हेल्प करी है। और डिजाइनिंग वर्क इज कम्प्लीटली डन बाय ज्योति एंड लाइक थैंक यू सो मच टू एवरीवन। लवली लवली। देखिए ये तो करना ही चाहिए ना, जो रियल में काम किए उनका नाम तो मेंशन होना चाहिए ना। बस बहुत ही प्यारा PPT है। अब मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने कमिट कर दिया सबको ये PPT देने का, मेरा मन नहीं कर रहा है बट बहुत प्यारा PPT। आई थिंक दिस इज अ टेक्स्ट, अच्छे बुक्स को बीट कर दे ये PPT। अपने आप में बुक है ये। हाँ, मतलब इसमें कंप्लीट सिस्टम है, बहुत अच्छा। कंप्लीट सिस्टम है इसके अंदर। देन ग्रीन पैनल, अगेन एन IPO बेस वाला सिस्टम लिया। एक ज्योति CNC, वेरी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, इसलिए फिर इसका एग्जांपल इंक्लूड करा। एक अपना EPAC है, EPAC इज अनदर कंपनी, EPAC ड्यूरेबल्स। तो इसमें एक बेस बना, दूसरा बेस बना, एंड देन यू हैव सीन अ प्राइस मूव। बढ़ना है, जाना यहीं सही है। अब हमें सिर्फ उसको आइडेंटिफाई भी हम कर लेंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम ही हाँ, नहीं है। हाँ। सीइंग 50-100 चार्ट सीइंग, यू विल डेवलप दैट स्किल। अभी है मनी मैनेजमेंट जो आगे सीखेंगे रूल, उसके ऊपर है जो प्ले करना है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बहुत आसान लग रहा है चार्ट में, वाह 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 आप समझना, एक स्टॉक अभी है 400 रुपीज़ है, 600 हो गया। अब इंसान जागेगा अंदर का। पहला, सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स आई कैन टेक, राइट। दूसरा, एक डरा हुआ इंसान वहीं पे अंदर, फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। यार अब क्या होगा, ये मेरे 600-200 रुपये घर में ले लूँ, ठीक है। जैसे तैसे करे खुद को समझा लिया कि तू रुक, स्टे कर। 700 हुआ, ये फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट का लोड बढ़ते ही चले जाएगा। नहीं बेचा 700 में भी, उठ के फिर 600 हो गया। बोला था यार बेचना, वहाँ पे बेचना चाहिए था, गलती करी, दिमाग में आ ही गया था मेरे है ना। अब वो स्टॉक अगर पलट के 680 भी हो गया ना, तो यहाँ तीसरा समझदार इंसान आएगा आपके अंदर से, यार देख 700 में बेचना था, 600 देख लिया, अब 80 हो गया है, बेच, निकल इसको एग्जिट कर। अब वो होगा 1000। अब वो जैसे ही 1000 हुआ, पांचवा इंसान अब फ्रस्ट्रेटेड और इस फ्रस्ट्रेशन में कोई और स्टॉक ढूंढते हैं। हाँ, तो यू विल गो थ्रू ऑल दिस जर्नीज, और यही तो मेंटल मसल बिल्ड करना है आपको। देवानंद की मूवी है, उसमें गाना है बहुत बढ़िया सा, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन्स है, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं ज़िंदगी को उस मकाम पे लाता चला गया। कितना मुश्किल है, बहुत सही है ना। मगर प्रॉफिट और लॉस में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं ट्रेडिंग को उस मकाम पे लाता चला गया। तो मुझे ट्रेडिंग को कहाँ लेके आना है, उस मकाम पे लाना है जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे फ़र्क ना हो। और वो कब हो सकता है, एक डिफाइंड प्रोसेस से। तो अगर अब आप सोचो कि अगर ये M2M की ऊपर नीचे की जर्नी आपको नहीं हिलाती है, यू हैव बिल्ड अ मेंटल मसल, राइट एट दैट प्लेस। अगर ये M2M की जर्नी आपको नहीं हिलाती है तो आपका मेंटल मसल बन गया है। प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस सब कुछ है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक मारते जाइएगा साथ साथ में, ताकि यूट्यूब को पता लगे ढंग के वीडियो यहाँ बन रहे हैं, कहीं और नहीं इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि हर
स्टेज निकलेगी तो पैसा बन ही जाएगा। हाँ तो ये एक एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल है। हाँ इसमें आप देखोगे प्राइस थोड़ा निकलता है फिर नीचे आ जाता है। दे ऑल आर लॉस मेकिंग ट्रेड्स, सब में पैसा लग रहा है। और एक ऐसी जर्नी आई इसके बाद कि वो बहुत अच्छा मूव हो गया। बट एक जनरल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी स्टॉक को बाय करने के पहले उसके चार्ट के प्रीवियस 2-3 मूव्स देखना चाहिए। अगर वो मूव्स अच्छे नहीं हैं तो एक बहुत हाई चांस है कि उस स्टॉक का बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। तो इस बाय पॉइंट से मेरे को जर्नी नहीं चाहिए, बिकॉज द स्टॉक हैज मिसबिहेव्ड प्रीवियसली। तो हमेशा मतलब यू हैव टू मेक इट अ रूल कि अभी देखा ना तो इसकी पहली 2 जर्नी चेक कर ले यार, और वहाँ पे प्रॉमिसिंग दिखा है ना, मतलब बिहेवियर है। क्योंकि स्टॉक्स हैव देयर ओन बिहेवियर। कोई 50 के एवरेज पे सपोर्ट लेगा, कोई 10 पे लेगा, कोई ब्रेकआउट लेगा तो नहीं रुकेगा, कोई ब्रेकआउट लेगा तो उस दिन नीचे आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो स्टॉक्स के बिहेवियर है, और अपनी जर्नी में हम बिहेवियर्स को सीख लेते हैं। तो अगेन इट्स एन एक्सपीरियंस। सही है। मैं खाली इस पर ऐड करना चाहूँगा, मेरा एक थ्योरी है, ऑल्दो रैंडम है, कई लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। मेरा मानना है कि हर स्टॉक में एक ऑपरेटर बैठा है, हर स्टॉक में है। ऑपरेटर कौन है? वो बंदा है जिसका कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट है उस स्टॉक के अंदर में, ठीक है। अब उसका एक तरीका होता है काम करने का। कुछ लोग ऑपरेटर बदमाश होता है, कमीने, और कमाने ही नहीं देंगे आपको उस स्टॉक में अगर आप ट्रेड करने जाएंगे। जैसे रिलायंस में मैंने ज़िंदगी में नहीं कमाया, जब जब मैंने ट्रेड किया मैंने पैसा दिया है, लेकिन इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ तो वो अलग चीज़ है, वो तो बच्चों का इन्वेस्टमेंट है। तो आई डोंट नो वेदर इट गोज इन सिंक विथ योर थॉट कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है स्टॉक का। आप ऑपरेटर का चाल समझने लग जाते हैं। अच्छा भैया, इसमें ऐसा भी है कि एवरी स्टॉक में ज़रूरी नहीं ऑपरेटर हो, अच्छा, नॉट नेसेसरी। हाँ, और अगर उसको है ना 100 से 200 होना है ना तो वो होगा। पर अभी कोई थोड़ा तो सा मेरे को मेरे प्रोसेस से हाँ, समझ के चलना पड़ेगा, मेरी एग्जिट से। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको, आपका स्टॉप लॉस है 5%, हाँ, मेरा 10% और किसी व्यूअर का है 15%। ना आप गलत हो गए हो, ना मैं गलत हूँ, ना वो गलत है। सबके ट्रेड ऑफ्स है अपने अपने। अगर थोड़ा सा फॉल आया तो आप बाहर हो जाओगे, और वहां से बहुत गिर गया तो यू आर द विनर। लेकिन स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ थी और वो 60% गिर के आपका स्टॉप लॉस ले गया तो आई एम द विनर। तो हम सबकी जर्नी में ट्रेड ऑफ्स मिलेंगे। जैसे करंट जो ईयर चल रहा है अभी, हम जो मार्केट्स में पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे फॉल काइंड ऑफ, तो दिस इज अ मार्केट जहां आप लंबा रुक नहीं सकते पोजीशंस के अंदर। तो आपको आपके स्टॉप लॉस छोटे करने पड़ते हैं, बिकॉज बड़ा स्टॉप लॉस आ जाता है। और इसके पहले 2-3 साल की जर्नी बोलूँ तो अगर आपने एक छोटा स्टॉप लॉस लिया होता बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस, तो आप बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते। तो मार्केट में ना ये बदलता है। और एक सबसे अच्छे ट्रेडर की खासियत ये है, उसको ये पता है कब कहाँ कितना पैसा लगाना है। मेरे पास 100 रुपये है, मैंने एक स्टॉक में 1 रुपये डाल दिए और वो 10 गुना हो गया, मैंने 10% तो कमाया। बट मेरे पास एक स्टॉक है जो 1 से वो 5 गुना हो गया, बट आई वॉज एबल टू इन्वेस्ट गुड कैपिटल इनसाइड इट। दैट मेक्स अ डिफरेंस। और इसीलिए ना, जैसे मैं बहुत सारा मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम्स भी करता हूँ, ओके, लॉजिक्स बना दिए, उसकी सिंप्लिसिटी पे भी आता हूँ। इट गिव्स मनी, अच्छा पैसा बनता है। दिस इज सेइंग इन इंग्लिश, अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ईट्स अ क्वांट इन अ ब्रेकफास्ट। अभी बहुत सारे मेरे क्वांट फ्रेंड्स बिल्कुल डिनाई करेंगे इस बात को, बट मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। एक सिस्टम बनाया, उसको बता दिया तू इतनी कैपिटल एलोकेट कर देना स्ट्रेट के अंदर। लेकिन जब एक डिस्क्रिशन से काम करते हो ना आप, तो यू रियलाइज कि यार ये कन्विक्शन है मेरा और इसमें 1 रुपये मत डालना, इसमें डाल जाता। वो है ना, फील से आता है, वो डिस्क्रिशन से आता है। वो कौन डिफाइन नहीं कर सकता है? कन्विक्शन कौन कैसे डिफाइन करेगा? मेरा पर्सनली मानना है हाँ, कर सकता है, हाँ, अचीव नहीं कर पाया। अच्छा, ओह, ये तो आपकी थ्योरी है लाइफ की। यू डोंट वांट टू, ये मैंने देखा है जब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि यू डोंट वांट टू से कि ये नहीं हो सकता है। यू वांट टू फर्स्ट योर हाइपोथेसिस कि सब कुछ हो सकता है, मुझे अचीव करना है वो। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स द वे यू लिव योर लाइफ। मैं आपसे ना सिंप्लिसिटी की बात करता हूँ। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अच्छा, ये जो जितने भी इंडेक्स होते हैं, इसमें एक सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस होता है। खराब स्टॉक बाहर, अच्छा अंदर, मतलब सेल्फ मैनेज्ड। आप किसी ETF में एक सिंपल सा लॉजिक बना दो कि मुझे हर 3% नीचे खरीदना है
और कैपिटल हर बार 10% से इंक्रीज कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये पहली बार में, 110 रुपये 3% नीचे, ठीक है। डिप आया डालते चले जाऊंगा। 18 से 30% आप खुद ही बना लोगे। XIRR ये बैक टेस्टेड है। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। कितना सिंपल इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, कितना सिंपल लॉजिक है। तो सिंप्लिसिटी इज द की। हमको कोई हुआस्टिक होना ही नहीं है, मेरे को कोई वो साइंटिस्ट प्रिंसिपल चाहिए ही नहीं। आप एक सिंपल सा मॉडल बनाओ, स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया, आई विल बाय इट, 20% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे से बढ़ता है ट्रेल करते हुआ स्टॉप लॉस। एक बार में 50 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं लूंगा। जैसे एक स्टॉक एग्जिट हुआ, उसमें जितना प्रॉफिट हुआ वो इन्वेस्ट कर दूंगा अगले स्टॉक में। 28 से 30% कैगर है 2020 से। माय गॉड, पॉसिबल। ये बैक टेस्टेड है। अभी मैं इसको रियल में भी प्ले कर रहा हूँ। नाइस। तो कितना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, कितनी सारी थ्योरीज। वैसे इस पे बहुत बढ़िया बात बोलता हूँ मैं आपको। अपन सिंप्लीफाई करो अगर, तो आपने एक स्टॉक लिया तो दो ही तो पॉसिबिलिटी है, ऊपर या नीचे। प्रॉब्लम दूसरा है, ये पॉसिबिलिटी हर लेवल पे 100 पे था, समझा 101 पे फिर खड़ा हो गया। तो दिस पॉसिबिलिटी इज एवरीवेयर, दैट्स व्हाई दिस बिकम सो कॉम्प्लेक्स। और अगर आप यहाँ पे अपने M2M से बाहर आ गए ना, तो यू आर द राइट प्लेस। लवली। यस बैंक, इसमें ब्रेकआउट आया बट फाइनली नहीं चला। इट्स अनदर फेल्ड केस। तो एवरी केस विल नॉट गिव यू मनी, यू हैव टू बी देयर विथ योर रिस्क, फिर अगली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और जो मिलेगी वो बड़ी होगी। तो कितना केसेस राइट आपके लाइफ में हुआ है? रेशो अच्छा है, बट मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैंने आगे लिखा भी है बट मैं यही बोल देता हूँ, क्वेश्चन आया तो अगर आप 10 में से सिर्फ 4 बार भी सही हो, यू आर द विनर। आप इस गिमिक में मत जाना कि 80% सक्सेस रेशो, 90% सक्सेस रेशो, बिकॉज आप कई ट्रेड्स में लॉस ज़्यादा कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ लॉस ट्रेड ज़्यादा है, मगर प्रॉफिट यू आर मेकिंग वेरी बिग, क्योंकि आप सुपर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके, रिटेन करके, कैपिटल को इंक्रीज करके, पोजीशन साइज करके प्ले कर रहे हो। तो जो स्टॉक 100 से 200 हो रहा है ना, मेरा कैपिटल साइज हायर है, और जो स्टॉक 100 से 90 गया, मैं उसमें बाहर हो गया विद माई ओनली इनिशियल कैपिटल टू द स्टॉक। सो 40% इज वेरी गुड। मैं पर्सनली बेटर रेट पे काम मैं कर पा रहा हूँ, बट आई सीन पीपल 40 इज ऑल्सो गुड। अब दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड का एक्यूरेसी 45% था, तो उसमें भी इतने बड़ा हेज फंड क्रिएट हो गया। तो आई गेट अ पॉइंट। चलिए, बिकॉज मार्केट्स लॉट ऑफ पीपल अप्रोच यू, मेरी ये सक्सेस है, ये इतनी सक्सेस रेशियो है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो हो सकता है मीन रिविजन मॉडल्स में। दिस इज इंडेक्स का चार्ट। तो जैसे अभी तक हम स्टॉक्स देख रहे थे, सेम इज एप्लीकेबल टू इंडेक्स, सेम इज एप्लीकेबल टू एनीथिंग which can be printed on a chart. ओके। रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी जगह, उसका प्राइस अगर आप प्लॉट कर सकते हो ना, उसकी जर्नी फिर वैसे ही जाएगी। फिर वो गोल्ड हो, क्रूड हो, सिल्वर हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो भविष्य में आने वाली है, वो उसकी जर्नी ऐसी ही होना है। तो जस्ट एक इंडेक्स का चार्ट था। फिर दिस इज BSE। नाउ सी, अब ये BSE का प्रीवियस चार्ट है, अभी का चार्ट नहीं है। तो बेस बना, कितनी स्टेजेस बनी, स्टेज 3 में भी गया, स्टेज 4 में भी गया, फिर बेस बना के आज भाव 6,000 रुपये। So all these journeys will help. और इट्स अ वेरी फास्ट मूवर, कितना स्पीड से बिल्कुल उठ के आया हो। तो अगर आप स्टेज 2 में होते हो ना, और आप राइटली आइडेंटिफाई कर लो, तो मनी मेकिंग इज ऑल्सो वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। देन मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूज द पावर ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। अब है ना, डिस्कशन यहाँ से बिल्ड होना चालू होता है। अच्छा, अभी I'm not a very core fundamental guy. Building lot of things around it, ठीक है. But very early in life, I built a score. कि यार तू एक score build कर लो, कि we'll rate a company on the basis of its liquidity position, growth position, efficiency position. सारे ratios involved few chartered accountants, worked on it, and got the score rightly placed. अच्छा, very nice. अभी एक स्टॉक में स्टेज 2 का ब्रेकआउट दिखा। हाँ। स्कोर क्या है? 30 आउट ऑफ 100। हाँ। नहीं करना। प्राइस में नहीं है ना, चल प्ले तो कर, बट रिड्यूस योर क्वांटिटी। अभी एक स्टॉक सर्च करा,
90, score is 90, superbly rich in fundamentals, ग्रोथ दिख रही है क्योंकि ग्रोथ का एलिमेंट हाईएस्ट है उसमें, और लिक्विडिटी पोजीशन ठीक होगी. नाउ यू हैव गॉट डबल वैलिडेशन. नाउ एंटर विद मोर क्वांटिटी. सो fundamental investing is another big world, amazing world. We have got beautiful gurus around us on YouTube where we are learning a lot from them. But अगर आपको आपका क्रिस्प क्रिएट करना है, आप ये कर लो. क्या ये स्कोर 100% हमेशा काम करेगा? नहीं, कोई वो नहीं है. बट दिस इज अनदर वैलिडेशन फॉर यू. हाँ, जैसे अपार इंडस्ट्रीज है, उसका स्कोर पिछले 3 साल से 70 प्लस ही है, एंड यू हैव ऑल द स्टेजेस इन इट. तो आई हैव सीन दिस रेप्लिका सो मेनी प्लेसेस. और मैंने ऐसा भी देखा कि एक स्टॉक का स्कोर खराब है बट वो वहाँ से 5x हो गया. अब उसकी अपनी एक बहुत सारी कहानियाँ हैं कि केपेक्स हुआ तो खर्चे बढ़ गए लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी और हो सकती है. और ये जितना स्कोर बनता है ना, ये डेटा पे, आज के डेटा पे बनता है, फ्यूचर नहीं देखता है. बट अ स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन फॉर एनीवन जो अपनी जर्नी में एक सेकेंड वैलिडेशन लेना चाहता है. फाइनली अर्निंग्स सब कुछ है. एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग्स ही आपको प्राइस आगे लेके जाएगी. और देखो इसमें तो ऐसा है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहाँ 100 की चीज़ 500 बिक जाएगी और 25 भी बिक जाएगी, और पैसा इसके बीच में बहुत कुछ है. दिस विल ऑलवेज हैपन. वो बियॉन्ड पॉइंट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे. सो एक अच्छा, आज की तारीख में क्या है, पहले ना प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, आज स्टॉकेज है, स्क्रीनर है, कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन हाथ में है. पहले थे ही नहीं प्लेटफॉर्म्स, कहाँ से पकड़ेगी सब चीज़. आज आदमी अर्निंग्स देख सकता है, उसको ग्राफ में मिल जाएगी, कैलकुलेशन में मिल जाएगी, उसको पूरे सेक्टर की मिल जाएगी. तो बहुत सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से देखो, उस चीज़ को यूज़ करो. और आगे अपन एक आइडिया जनरेशन पे बात करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ओके ओके. This graph shows that at the end of the day, your price will marry your fundamentals, your earnings. तो जिसमें earnings होगी वो प्राइस पे जाएगा. Beyond valuations बहुत सारे काम हो सकते हैं, but at the end of the day it will match over the period. अभी मनी एलोकेशन लॉजिक, इसका स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले लीजिए, अपने हिसाब से इसको ट्विक कर लो. मैंने एक बेस सिनेरियो लिया, 10 लाख का पोर्टफोलियो है. ये सोचा कि 25 स्टॉक्स लूँगा. अभी ना ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन अंडर डाइवर्सिफिकेशन छोड़ देते हैं अपन. पीटर लिंच, सर पीटर लिंच, 1400 स्टॉक्स भी उनके पोर्टफोलियो में कभी हुआ करते थे. और ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो 10 के ऊपर बोलते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन. तो इसमें कोई डिबेट नहीं है, जो आपको सही गलत लगे और आप जैसा आप उसमें परफॉर्म कर पाओ. तो लेट्स से अपन एक 25 स्टॉक्स का एक ब्रॉड एरिया ले लिया कि 25 स्टॉक्स हैं. बेस ब्रेकआउट्स पे मेरी कैपिटल का 1 to 3% में डाल दूंगा. फर्स्ट ब्रेकआउट पे 2 से 6% और डाल दूंगा. अभी क्या होता है, जो फर्स्ट कंटिन्यूशन ब्रेकआउट होता है ना, एक तो डबल वैलिडेशन है, सेकंड पहले बेस पे अगर पोजीशन ले ली तो ऑलरेडी इन द प्रॉफिट भी हो. तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बिल्टअप भी हो गया और ये डबल कंफर्मेशन है, तो यहाँ पे आप हायर एलोकेशन कर सकते हो. ओके. अब आप समझो आपके पास एक एक्सेल शीट होना चाहिए जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स डिफाइंड है. आपको पता है कोई मुझे मेरे स्टेज पे मिलता है तो मैं इस टाइप से एलोकेशन करता रहूँगा. एंड देन पुट योर ट्रेड्स. So 2 to 6% is your overall allocation of portfolio in that stock. Add-on wise. तो अगर आपने सपोज शुरुआत में आपने 10 लाख आप कह रहे हैं 100 रुपये गिन लेते हैं अपन 100 रुपये गिन लेते हैं, तो आपने एक या दो मान लेते हैं कि 2 आपने किया, ठीक है, तो 2 आपने किया, एवरेज मान लेते हो 2, और जब वो कन्विक्शन हो गया तो फिर इस 2 को आप बढ़ा के 4.5 कर ले रहे हैं, इसका 2 और ऐड कर रहे हैं. बट अगर बाय द टाइम पोर्टफोलियो का वैल्यू जो है वो 100 से 200 हो गया, तो जब आप 200 पे 2% कैलकुलेट करेंगे तो और ज़्यादा है. यस, वो तो इंक्रीमेंटल. हाँ, इंक्रीमेंटल विल ऑलवेज बी एज पर द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो. मतलब यू हैव टू बी री इन्वेस्टिंग. क्योंकि अगर आप पैसा, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप रखो पैसा फ्री. हाँ, बट अपॉर्चुनिटी है तो बी इन्वेस्टेड. और इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए, यू हैव मोर नंबर ऑफ आइडियाज बट यू डोंट हैव मनी. राइट. और जनरली ऐसा ही होगा. राइट. अगर आप राइट स्टॉक पिकर हो ना, आइडियाज ज़्यादा है और एक्चुअली पैसा कम है, चाहे कितना ही हो. बरोबर है. तो अब एक ब्रॉड स्टेज 2 में जब हम आते हैं ना, तो 4 कंटिन्यूशन पैटर्न्स के बियॉन्ड
पैसा डालने में रुक जाओ. थ्रू ऑल एक्सपीरियंसेस, थ्रू ऑल रीडिंग्स आई हैव गॉन थ्रू, और हर नई स्टेज पे पैसे का एलोकेशन रिड्यूस कर दो, बंद मत करो. ओके. डालो जरूर. तो जैसे 1% ऑन ईच न्यू ब्रेकआउट्स. इफ यू नॉट कंफर्टेबल आप मत डालो. इफ यू नॉट कंफर्टेबल रिड्यूस इट टू 0.5% टू 0.75%. और फोर्थ ब्रेकआउट्स के ऊपर लेट द स्टॉक. आप वेल अलोकेटेड हो, आप हर स्टेज पे प्रॉफिट बना रहे हो. अब आपके पास है ना ऐसा अलोकेशन मॉडल रेडी होना चाहिए. अब आपको लगता है यार 1% मैं फर्स्ट पे नहीं डालूंगा मेरे पोर्टफोलियो का. यू डिज़ाइन फॉर योर सेल्फ. आपको लगता है सेकंड पे 2 से 6 ज़्यादा लग रहा है. यू डिज़ाइन फॉर योर सेल्फ. आपको लगता है कम है यार, मेरे को तो है ना 10 स्टॉक ही बनाना है, मैं तो 10 टका डाल सकता हूँ उसमें. डिज़ाइन फॉर योर सेल्फ. बट दिस इज मेन. मैं इसको बेस लेके चलता हूँ. फिर जहाँ मेरा कन्विक्शन हाई होता है वहाँ पे देना है पुट मोर मनी. समझ गया. तो कोई एट योर स्टेज ऑफ वर्किंग मैक्सिमम आप कितने परसेंटेज तक जा चुके हैं किसी स्टॉक में? 25% 25% ऑफ Allocate योर करा है. पोर्टफोलियो इन वन स्टॉक. अलोकेट करा है. और वो कैसे कैसे बिल्डअप हुआ 25%? स्टार्टेड वो 2-3 बार में बिल्ड हो गया था. कई बार आपको इवेंट मिल जाता है. कई बार डॉट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि यू इमीडिएटली कनेक्ट द डॉट्स एंड यू मूव इन. क्या होता है, कोई पोजीशन एक बार में नहीं बनती, कभी नहीं बनती. वो धीरे धीरे करके ही एनहांस होती है. बिकॉज वो मेंटल मसल भी है ना. मतलब योर मेंटल मसल विल नॉट अलाउ यू. जिम गए, 5 किलो वजन उठा लिया, आ रहा है समझ में, लेकिन डे 1 25 नहीं उठाओगे. 25 के लिए यू हैव टू अगेन बिल्ड. ये इंदौर वाले एनालॉजीज इतना कहाँ से लाते हैं? यूट्यूब वीडियोस देख देख के सीख रहे हैं. बोलने में बहुत प्यारे हैं आप लोग. मेरे बहुत फ्रेंड लोग हैं वैसे इंदौर से, बहुत ही प्यारे. आइए. तो नाउ यू हैव कंप्लीट अलोकेशन लॉजिक इन योर हैंड्स. आपने समझ लिया स्टेज कैसे देखना है. आपने समझ लिया कि स्टेज में कब पैसा डालना है, कितना डालना है, यहाँ मैंने आपको बता दिया है. क्राइटेरिया फॉर एग्जिट्स. मैं तो इस स्लाइड का वेट कर रहा था बहुत देर से. नहीं, नॉट दैट मैं बाकी स्लाइड पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा भी ये मानना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है बॉस. सबसे कठिन काम है एग्जिट. अगर आप बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो ना, आपको लग रहा है एक्सट्रीम प्रॉफिट्स है, स्टार्ट बुकिंग. कोई होली ग्रेल नहीं है. क्या बात कर रहे हैं? स्टार्ट बुकिंग. सब नहीं बेचना है, स्टार्ट बुकिंग, बुक सम प्रॉफिट. मतलब वो फील आ जाती है अंदर में कि इतना मैं कैसे बना लिया. मतलब पता है फील नहीं भी आया ना, तो आज तक के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. अच्छा. ऐसे क्या होता है, आपको 9 डेज रोज पैसा आया, हाँ है ना, और आखिरी 2-3 दिन क्या होता है, बढ़ के आता है. हाँ होता है ये. वो ना एक्सुबरेंस है. और उसके बाद अच्छा डिप आता है जो एक बड़ा चंक आपका लेके जा सकता है. तो अगर इसका कोई होली ग्रेल नहीं है कि वो 15% हो जाएगा तो बेच देना. वो करोगे ना तो फिर अपने को टारगेट्स नहीं चाहिए. अपने को तो उसको रनअप चाहिए स्टॉक को. मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया. इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, it continues to be in a state of motion until unless an external force is applied to it. करेक्ट. Same is for the movement of stocks. Correct. चलने दो यार. राइट. आप वो फोर्स है ना उसको बहुत आगे तक लेके जाता है. जैसे मैं इस मोहित का एक सेशन देख रहा था. हाँ. तो उसके अंदर बुल्स एंड बियर्स या कोई बुक थी, उसने डेटा शेयर करा कि जापान के बुल रन में एक वहाँ का एक थी प्रॉपर्टी थी इम्पीरियल पैलेस. उसका प्राइस कैलिफोर्निया की ऑल प्रॉपर्टीज से ज़्यादा हो गया था. तो दिस कुड बी द एक्सुबरेंस. ये कहीं भी जा सकता है. तो मैं ऐसे रनअप को प्ले करूं या सोचूं बेस दिया हो गया. सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ बदलेगी. आई विल चेंज माई एग्जिट प्लान्स. आई विल पुट टाइट स्टॉप लॉसेस, बट आई डोंट वांट टू बी आउट ऑफ इट. मैं सेकंड आपको बताता हूँ. आप ना एवरेजेस यूज करो. वो क्लोज होता है प्राइस के ऊपर. 10, 21, 50 बार का एवरेज ले लो. आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपने स्टॉप लॉसेस को. उससे राइट करते रहो. तो यूज 3 स्टॉप लॉजिक. ओके. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा स्टॉप लॉस तो बना ही जाने के लिए और एक्चुअली पीपल आस्क ये स्टॉप लॉस किसी को दिखते हैं क्या? मेरा हमेशा उड़ जाता है. किसी को स्टॉप लॉस नहीं दिखता है. किसी को स्टॉप लॉस नहीं दिख सकता. वेरी क्लियर है ना. अभी मैं बताता हूँ 2 स्टॉप लॉस लॉजिक से क्या होता है. अभी मैं आपसे 2 की बात करता हूँ. हाँ ठीक है. स्टॉप लॉस हुआ, आधी क्वांटिटी बिक गई. अभी इट्स अ मेंटल हैक. भाव नीचे आया, मैंने आधा तो बेच दिया यार. भाव ऊपर आया, तुम आधा तो होल्ड लो.
इट्स अ मेंटल हैक. Yeah. मतलब एट टाइम्स यू हैव टू प्ले विथ योर ओन माइंड. Yeah. तो एंड मार्केट में सीखना पड़ेगा. और 3 स्टॉप लॉजिक का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप देखो आप किसी स्टॉक में क्यों हो, बिकॉज यू बिलीव यू आर इन स्टेज 2, you believe it has a bigger potential, but at the same time you have to protect your losses or you have to protect your profit also. इसलिए मैं नहीं चाहूँगा मैं एक बार में बाहर हो जाऊँ. आई विल ऑलवेज डिवाइड माई स्टॉप लॉसेस. अभी थोड़ा हार्ड वर्क होता है, जर्नल में भी 3 स्टॉप लॉस डालने पड़ते हैं. हार्ड वर्क इज देयर, बट इट इज अ गुड वे टू डू इट. अच्छा, किसी को ये सूट कर सकता है. इफ अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस जा रहा है तो आई डोंट लाइक द स्टॉक, आई विल कंप्लीटली गो आउट ऑफ इट. सो आई नो समवन, उसका काम ऐसा ही है, बोले ऑल आउट. मुझे लगता है कि मुझे ऑल आउट नहीं होना. सो ये ऑटोमेटिकली दिस हैपेंस. तो ये 1/3 हाफ. और एट टाइम्स अगर ब्रॉडर मार्केट खराब है तो यू कैन एक्सिट ऑन फर्स्ट टाइम ओनली. ओके. मतलब सी मनी मतलब 10-day मूविंग एवरेज में और पहले भी हो सकता है. देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर ब्रॉडर मार्केट अच्छा नहीं है ना तो पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है. यहाँ से एक बात और बंद करते हैं कि आप पैसा नहीं बनाते हो, मार्केट आपको पैसा देता है. यू डोंट मेक मनी. दैट्स अ बॉटम इस लाइन. गलत फहमी से अगर अपन बाहर आ जाए ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा बताओ, पिछले 3-4 महीने में किसको नहीं टाइटनेस आई होगी मार्केट में? बिकॉज मार्केट हैज स्टॉप्ड गिविंग मनी. क्योंकि अगर ब्रॉडर मार्केट अच्छा नहीं होता है हाँ. तो ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, पोजीशंस प्रॉफिट में आती वापस चली जाती है. तो इट बिकम्स ओवरऑल मनी मेकिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अभी घर में 2 बच्चे हैं. बड़ा बच्चा है वो फेल हो गया और छोटा बच्चा है वो फर्स्ट आ गया. अभी पार्टी कर पाओगे क्या? घर में पार्टी तो नहीं हो पाएगी. नहीं होगी. राइट. तो बड़ा बच्चा इज योर ब्रॉडर मार्केट. इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल ना, द स्मॉलर किड्स विल नॉट एबल टू परफॉर्म. अब ये ब्रॉड डेफिनेशन है. इसमें भी कुछ स्टॉक्स नए हाई लगेंगे, मल्टी एक्स होगा, जर्नीज बनेगी, बट ओवरऑल मनी मेकिंग बिकम्स डिफिकल्ट. तो ब्रॉडर मार्केट को कैसे डिफाइन करना आगे अपन ने लिखा हुआ है, अपन बात करेंगे. ओके. थोड़ा सा प्रॉफिट बनता है, यू स्टार्ट मूविंग योर पोजीशंस. मतलब अगर आपको 5-10% का प्रॉफिट बनता है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को अपने एंट्री प्राइस पे ले आओ. ओके. मैं जनरली ऐसा नहीं करता हूँ, बट इट सूट्स. अब वो सबको ट्विक करना है अपनी जर्नी में. इनिशियल एसएल मैं 10% से नीचे लेना नहीं चाहता हूँ. तो सिंपल रीज़न है, मैंने एक ट्रेड लिया और मैं इतना गलत हूँ कि मेरे लेते 10% गिरी है. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई जजमेंट और इन द ओवरऑल मार्केट और इन द स्टॉक. If you're not making money for a week, for a month, some period, stay away. ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट है. एज अ ट्रेडर अगर मैं काम करता ही रहूँगा ना, 100 रुपये प्रॉफिट कमा के 50 रुपये चले जाएगा. आपकी रियल स्ट्रेंथ वहाँ बिल्ड होगी. 100 रुपये कमाए पर 10 रुपये से ज़्यादा पलट के दिए नहीं, 15 रुपये से ज़्यादा पलट के नहीं दूंगा मैं. दैट स्ट्रेंथ यू हैव टू बिल्ड. और काम करते रहोगे ना और मालूम नहीं पड़ता है. बिकॉज क्या होता है, इनिशियल जब फॉल्स आते हैं ना तो उसमें बहुत सारे नए हाई भी लग जाते हैं. तो और जाती है ट्रेडिंग की, और वो उसको भी लो उसको भी लो, बट ब्रॉडर मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. तो वो ब्रेकआउट करके भी नीचे आ जाता है एंड यू कीप मेकिंग लॉसेस. तो हेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट. मार्केट हमेशा के लिए नहीं है, इट इज फॉर बाउट्स ऑफ पीरियड्स. यूफोरिया है तो भी आप टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दो, बिल्कुल रोज बढ़ रहा है स्टॉक. पान वाला स्टोरी अब एग्जिस्ट नहीं करती. ये बात समझना पड़ेगी. क्योंकि आज आपको जब स्टॉक मालूम पड़ता है ना तो हो सकता है पान वालों को भी पता हो. बिकॉज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबके पास है. करेक्ट. ट्यूटर यूनिवर्सिटी सबके पास है. अगर आप बहुत सारा प्रॉफिट लगातार बना रहे हो, स्टॉप मतलब स्टार्ट बुकिंग. बिकॉज मार्केट्स इतने काइंड हमेशा नहीं होते. यू कीप मेकिंग मनी. तो जहाँ स्टेजेस आती है ना, 60 दिन 10 दिन 12 दिन कंटिन्यूस मेकिंग प्रॉफिट्स, स्टार्ट बुकिंग. मैं नहीं बोल रहा सब बेच दो, but you have to judge in a manner, extra amount of money you are making, it's time to move out. Big events like election, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ उसमें आपको. So I have a rule, बड़े इवेंट में छोटा पोजीशन होना चाहिए. I made a mistake ये वाली बार, क्योंकि अब की बार 400 पार माइंड में था, है ना, जब बुल रन चल ही रहा था तो डिसाइड करा इवेंट में जाते हैं. डिसाइड भी क्या करा, वो शायद पिक्चर में रह गए, मतलब अंदर ही रह गए कि हाँ भैया ठीक है वी आर इन्वेस्टेड. नेक्स्ट डे नंबर्स आना चालू हुए, होप ट्रेड चालू हो गया. सारी सीट्स काउंट होगी ना, आ जाएगा ऊपर आ जाएगा. आई मेड बिगेस्ट लॉस इन माई लाइफ ऑन द इलेक्शन डे. सबसे बड़ा लॉस हुआ.
सर जाते आते क्या हुआ, ऑल काइंड ऑफ कि यार रूल फॉलो नहीं करा, कितनी बड़ी मिस्टेक। फिर तो थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी चालू हो जाती है ना, आता उसके ऊपर। तो एक लास्ट लेवल पे एक फ्रस्ट्रेशन आया एंड आई सोल्ड ऑल माई पोजिशंस। क्या डायरेक्शन पता नहीं है, बेच दे यार, एग्जिट ले ले। आफ्टर 2-3 days मेरा बाकू का ट्रिप था। सो मैं एक ग्रुप का पार्ट हूँ, जैन सोशल ग्रुप एलीट। अच्छा। तो हम सब ग्रुप वाले जा रहे थे बाकू। तो आपका थॉट क्या होता है? यू मेड बिग लॉस, हाँ यू क्लियर्ड ऑल योर पोजिशंस हाँ एंड यू आर ऑन वेकेशन विद योर फ्रेंड्स, राइट? मत कर यार, छोड़ते हैं। तो दूसरी लर्निंग, हाँ नेवर डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम मार्केट्स। हाँ मैंने डिसाइड करा तू लैपटॉप लेके चल, जितना टाइम मिलेगा हाँ मार्केट्स पे फोकस करेंगे। हाँ बस की लास्ट सीट ले ली। जैसे मॉर्निंग में गए, ब्रेकफास्ट लिया, उस टाइम पे पूरी जगह घूमी, सब फ्रेंड्स का टाइम स्पेंड करा, गेम्स खेले, सब कुछ करा। लेकिन ये डिसाइडेड था जितना टाइम मिलेगा मार्केट से अटैच रहूँगा। वहाँ से आते आते प्लस फ्यू डेज ऑल लॉस रिकवर्ड। और अगर मैं नहीं करता तो वापस जब आता तो एक फ्रस्ट्रेशन आता, मार्केट कितना रैली कर कितना गया है। रैली कर गया, हम तो कुछ और कर ही नहीं। वहाँ पे फिर आपकी साइकोलॉजी हिट होती है। फिर आप कितनी स्ट्रांग मेंटल मसल बना लो, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन आप पे वर्क करता है। बहुत सही बोले। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डोंट गेट डिटैच फ्रॉम योरसेल्फ मार्केट, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अपने रूल्स को फॉलो करो। सो आई मिस्ड माई रूल, बैड न्यूज आफ्टर अ गुड मूव, या एग्जिट। बहुत अच्छा मूव है, अब न्यूज़ बैड आ गई, बाहर हो जाओ। एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स। अब मैं आपके पास आता हूँ क्लाइमेक्स स्टॉप्स। ओके। अपन यहाँ पे एक चार्ट लेते हैं IRCTC। क्या होता है, ये जो IRCTC का बना टॉप, इट वॉज एन अमेजिंग रन, हाँ और समहाउ आई वॉज एबल टू राइड इट। और रनअप में क्या होता है, जब वो लास्ट मोमेंट्स के रन होते हैं ना, तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, बिग पार्टिसिपेशन कम्स इन। डेली BTST ट्रेड आता है, हाँ डेली BTST ट्रेड, हाँ और आप BTST ट्रेड में 2-3% मनी आप ओपनिंग में बना लेते हो। सुपर वे में आपका ट्रेड चलता रहता है। उस समय तो शायद इसका साइज भी बड़ा था, बाद में ये छोटा हो गया। तो 100-150 रुपये का BTST रोज होना चालू हो गया था। तो ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंस, वो सबसे अच्छा समय होता है पैसा कमाने का, और वो सबसे अच्छा समय होता है अलर्ट होने का। और इफ़ यू सी एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स, अब आप इस पूरे चार्ट में देखोगे ना, तो सबसे बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पर है। तो स्टार्ट सीइंग फ्रॉम दिस वॉल्यूम कि एक एक्सुबरेंस बिल्ड हो रहा है, और वहाँ पे सबसे पहले पोजीशन छोटी करते जाएंगे। वो रनअप भी नहीं छोड़ना है, वो रनअप छोड़ के सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। रनअप नहीं छोड़ना है, बिकॉज आपने जो ये पूरे ट्रेंड में पैसा नहीं कमाया ना, उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको आखिरी मिलने वाला है, तो वो भी नहीं छोड़ना है। तो स्टॉप लॉस करो टाइट, बट उस एक्सट्रीम वॉल्यूम आपको दिखता है, तो अगर यहाँ आप देखोगे तो आपको एक्सट्रीम एक्सुबरेंस दिखेगा यहाँ पे, और यहीं आपको बाहर होना है। और फिर इसके नेक्स्ट क्वार्टर आप जाके जब रिटेल का अब आप शेयर होल्डिंग चेक करोगे ना, तो रिटेल बढ़ के आ जाएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इतना स्मार्ट रहना है कि अगर हम एक्सट्रीम मूवमेंट्स वॉल्यूम के देखें, हाँ तो हमें बाहर हो जाना चाहिए। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में सर्किट फिल्टर्स होते हैं। हाँ हाँ कभी मार्केट को पलटना होता है ना, या स्टॉक को रिवर्स होना पड़ता है, एक्सट्रीमली बड़ा बायर आ जाता है। वो तो मान लो रोज 2 लाख का बायर आ रहा है, हाँ। तो एकदम से 6 लाख का बायर आ जाएगा। हाँ। तो आप क्या सोचते हो, वाह डिमांड इंक्रीज, बोले ये तो कल से 3 गुना हो गई, और उसी दिन कोई सप्लाई दे देगा और वहां से पलट जाएगा। तो एक हाई वॉल्यूम्स या हाई बायर्स, हाई एक्टिविटी इज अगेन एन इंडिकेशन बड़े ट्रेंड के बाद कि तू बाहर हो जा। बड़े ट्रेंड के बाद ये ब्रेकआउट पे मिल जाए ना, हाँ इट्स ऑसम। हाँ ऐसा कन्विक्शन आएगा कि अरे तो ब्रेकआउट पे इस वॉल्यूम से ब्रेक हुआ है, हाँ। वाह। बट ये इतने रनअप के बाद मिल जाए तो गड़बड़ है। इस पे आप क्योंकि चार्ट रखे हैं तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जैसे ये वॉल्यूम होता है यहाँ पे, हाँ हाँ और ये भी एक कैंडल बना था, राइट। तो अब तो ये हो गया, तो आपको लग रहा है कि एक्सुबरेंस था। अभी मैं इसको मैं हाइड कर लेता हूँ इतना। यस बिल्कुल परफेक्ट। अब मेरे को बताइए, यहाँ पर भी मुझे क्या एक्सुबरेंस दिखेगा? ये मैं इसको है ना एक सब यूजर्स को दिख जाए ऐसा कर देता हूँ। हाँ। आपका क्या कहना है कि पिछले वाले बार पे एक्सुबरेंस दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है। क्या अलर्ट हो जाओ? हाँ हो जाओ। अच्छा, तो थोड़ा भेज दूँ? हाँ थोड़ा सा भेज, थोड़ा सा भेज देता, ठीक है। क्योंकि ये ना, ये जो मैंने आपको बोला ना, रोज BTST होना स्टार्ट हो जाता है, गजब रनअप दिखते हैं, तो यहाँ थोड़ा बेचना पड़ेगा। ठीक पर है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, हाँ बहुत अमेजिंग चीज़ हुई। हाँ ये आप देख रहे हो, एक बार रुका, हाँ अगली बार फिर रुका, वाह बड़ा मूव, इतना छोटा सा कंसोलिडेशन, हाँ। और उसके बाद ब्रेकआउट, अरे अगले रनअप की तैयारी है।
ओह, जो बेचा मैं तो फिर खड़ा करूँगा। अच्छा अच्छा, बट ये तो फिर बाद में गिर गया। मूवमेंट भी बहुत सारा मिला, अच्छा, मैं ये तो अलर्ट मिला। हूँ। हाँ हाँ, और उससे बड़ा वॉल्यूम इंडिकेटर, अच्छा अच्छा। बड़े ट्रेंड के बाद बड़ा वॉल्यूम, नॉट तो कंफर्टेबल। इसमें 100% एग्जिट कब करेंगे आप, या किया आप whatever? कुछ कुछ बुक कर लिया। जैसे मैं आपको मेरे ट्रेड बताता हूँ। हाँ, ये जो जिस दिन रिवर्स हुआ था ना, उस दिन शायद खुला ही 100-150 रुपये ऊपर था, एग्जैक्ट टर्म्स याद नहीं, बट और थोड़ा सा ऊपर भी गया। हाँ, ऑन द सेम डे इट बुक्ड, हाँ। इट ब्रोक इट्स लो, सेम डे। वहाँ पे एक ये था पॉइंट, और मैंने उस टाइम पे बोला भी था कि यार आई थिंक IRCTC स्टोरी शायद अभी के लिए शांत हो गई है। और वी एग्जिटेड, कंप्लीटली एग्जिट किया मैंने उसमें, शॉर्ट नहीं कर पाए, एग्जिट कर लिया, बहुत खुशी की बात है। और फिर एक आध दिन में कोई न्यूज़ आ गई थी और फिर शायद 10% लो सर्किट खुल गया था। तो लो ऑफ दैट डे टूटा, ये लो। लो ऑफ दैट, देखो आप ऐसा समझो, रोज BTST में बड़ा बड़ा रन अप आ रहा है। हाँ, हाँ। रोज क्लोजिंग उसकी हाई आ रही है। आज फिर BTST में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, स्टॉक ऊपर भी जा रहा है, और अगर उस दिन वो लो तोड़ रहा है, मतलब समथिंग इज चेंजिंग। तो अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके बेच दिए होंगे। नहीं, निकल गए, सेम डे निकल गए। ओह, मतलब सी अगेन प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पे ना एक लॉजिक चलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉफिट। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे कोविड की जर्नी में कहा कि मैं पूरा कैश पे था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बट मैं पूरे रनअप में 2 बार गलत बाहर हुआ, ऑन दिस बेसिस कि मार्केट में शायद हो गया है, या अब मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। मगर द ब्यूटी ऑफ मार्केट इज, अगर यहाँ से बाजार को और ऊपर जाना होता ना, आपका पूरा पैसा एक दिन में मार्केट आपसे मांग लेता है, डिप्लॉयड। सही बात है। अगर मार्केट में ताकत है ना, पैसे की सिर्फ शॉर्टेज होगी। तो अगर मैं किसी रीजन से कोविड में 2 बार गलत हुआ, उसका मुझे लॉस भी हुआ होगा, मेरे उसका लॉस ऑफ नोशनल प्रॉफिट हुआ होगा, मैंने जो चीज़ बेची ऊपर खरीदी, बट मैं बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड हो गया। अगर रिवर्स होना होता तो लॉस ज़्यादा बड़ा था मुकाबले इस लॉस के। फेयर इनफ। तो क्लाइमेक्स सेल बहुत, और ये इंट्राडे चार्ट्स में भी दिखते हैं और बहुत जगह दिखते हैं। इन इंट्राडे का कितना ड्यूरेशन का चार्ट रहता है आपका, क्या देखते हैं आप? 5 मिनट्स? मैं ना बिल्कुल देखना छोड़ चुका हूँ इंट्राडे चार्ट्स। अच्छा। मैं इंट्राडे चार्ट सिर्फ एक जगह देखता हूँ, इफ़ आई हैव एन अर्ज टू बाय अ स्टॉक, अच्छा, बट आई मिस्ड ऑन डेली चार्ट, ओके। सो आई लुक फॉर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स ऑन इंट्राडे। वो कौन सा ड्यूरेशन का? 15 मिनट का चार्ट, आधा घंटे का चार्ट? डिपेंड्स ऑन अर्ज। अच्छा। अभी लगा कि यार ये तो मिस ही नहीं करना, तो मैं 3 मिनट के चार्ट पे भी देख लूंगा। अच्छा। सी व्हेन आई स्टार्टेड ना एज अ स्क्रीन ट्रेडर और फिर चार्टिंग कॉम्बिनेशन, मैं 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता था। हाँ हाँ, विद टाइम डेली वीकली पे शिफ्ट हो गए। लवली। अभी एक सिंपल EMA बेस्ड अलोकेशन मॉडल, अभी आपने ये तो बोला कि यार मार्केट में कब कितना पैसा लगाना है, ये एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर लेते हैं। सिंपल लॉजिक है, कोई कुछ भी हुआ स्टिक नहीं है, है ना? मतलब अपन बात सिंप्लिसिटी पे ही करते हैं। हाँ, अगर कोई प्राइस अपने 21, 50 और 100 एवरेज के ऊपर है, तो हमने सबको +1 दे दिया। बरोबर है। और अगर ये एवरेज छोटा वाला बड़े के ऊपर और बड़ा वाला उसके ऊपर है, और छोटा वाला सबसे बड़े के ऊपर है, तो सबको +1 दे दिया। तो मेरे पास मैक्सिमम स्कोर क्या आया? +6। ये मैंने इंडेक्स को दे दिए सारे स्कोर्स, एक मिड कैप को अलग दिया, स्मॉल कैप को अलग दिया, लार्ज कैप को अलग दिया। इसके बेसिस पे मैंने ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर दिया, ये अब -6 केस में -6 का स्कोर आ जाएगा। हाँ। इसको मैंने ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर दिया कि जब जैसा होगा वैसा अलोकेशन मैं मार्केट में मैं करूँगा। तो टोटल मैक्सिमम स्कोर है 6। तो अगर ग्रेड ए आएगा तो मैं 100% पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रखूँगा। अगर 4 से 5 है तो भी 100%। मगर ये स्कोर अगर 2 से 3 हुआ तो भाई 25% कैपिटल भूल जाओ। यू हैव टू फॉरगेट योर कैपिटल बिकॉज अर्ज विल मेक यू इन्वेस्ट अगेन। तो ऑब्जेक्टिविटी। और आज का जो सिनेरियो चल रहा है ना अभी, उसमें अपन -5 या -6 पे हो गए, तो रफली 10% कैपिटल इनटू द मार्केट। इस पर्टिकुलर डेट में आपने +1 किया है, क्योंकि प्राइस जो है वो 3 के ऊपर चल रहा है। ठीक है? परफेक्ट। और इस पर्टिकुलर डेट में क्योंकि छोटा वाला मीडियम से ऊपर चल रहा है तो +1, मीडियम वाला लॉन्ग से ऊपर चल रहा है तो +1, और छोटा वाला लॉन्ग से भी ऊपर है, और छोटा वाला लॉन्ग से भी। क्योंकि कई बार इंटरसेक्ट होते हैं। जब बाजार डायरेक्शन लूज करेगा ना, तो ये भी एक दूसरे के अंदर आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये मैक्सिमम +6 ही होगा। बराबर +6 ही है। होगा। मस्त और जहाँ से -6 होगा। मस्त है एकदम। ये तो एक मिनट आता हूँ आगे।
अब दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ अलोकेशन. अगर 0 से 1 में तो मैं मेरी कैपिटल 50% कर दूंगा. बिकॉज क्या होगा, ये 0 से 1 का मार्केट होगा ना, तब भी कई स्टॉक्स नए आए लगेंगे, तब भी दे विल क्रिएट दैट अर्ज. मगर वो बड़ा बच्चा तो फेल हुआ है तो पार्टी नहीं हो पाएगी. तो चांसेस ऑफ मनी मेकिंग रिड्यूसेस अ लॉट एंड चांस लूजिंग मनी इंक्रीजेज अ लॉट. तो अगेन बेटर टू स्टे अवे. इस पूरी रैली में 10 महीने कम से कम जो प्रीवियस था, एक साथ मार्केट 5 और 6 रहा है. तो यू आर सो क्लियर एंड आई विल प्रिफर गोइंग लेवरेज ऑन इट ऑल्सो. मार्केट खुद बोलता है, मतलब मार्केट विल डिमांड ओके लाओ पैसा डालो, एंड मार्केट विल से प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी. अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स पे दिखा रहा हूँ. अब अपन सिर्फ निफ्टी वाला देख लेते हैं. निफ्टी का 2009 से डेटा है कि कितने महीने बुलिश और बियरिश रहा इस इंडिकेटर. ये जो बार्स है ना, ये अपन ने क्या करा, हर महीने का एवरेज निकाल लिया. ओके. मान लो -6 था और +6 था, तो एवरेज 0 हो गया. ओके. राइट. तो ये अपन ने प्लॉट कर दिया. अब 2009 में देखोगे तो 9 महीने बुलिश थे, मतलब स्कोर अबव 0 था. और उसमें 73% टाइम वो 4 to 6 के बीच में था, मतलब फुली इन्वेस्टेड टाइम. तो आपको है ना 70% टाइम 2008 अक्टूबर में बॉटम लगा था आफ्टर सब प्राइम प्राइसेस फॉल, और उसके बाद इसने आपको 9 महीने सिस्टम में रख दिया. तो आपने ओवर द पीरियड इसको डिफाइन कर दिया. अब ऑब्जेक्टिविटी आ गई कि कब कितना पैसा लगाना है, बिकॉज है ना रियल टर्म में बहुत डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना. बिकॉज स्टॉक्स निकलते हैं, नई अर्जेस आपको डेवलप होती है उसमें. अब ऐसे अब मैंने क्या करा, इसको सबको एक साथ रख दिया. सबसे ऊपर रख दिया निफ्टी, उसके नीचे रख दिया मिड कैप, और उसके नीचे रख दिया स्मॉल कैप. अब इसमें ना ब्यूटी ये है कि आप 2018 को देखो, आपका मिड कैप और स्मॉल कैप 8 महीने और 11 महीने बियरिश था, मगर आपका निफ्टी 8 महीने बुलिश था. ऑटोमेटिकली पैसा लार्ज कैप में शिफ्ट होगा, ऑटोमेटिकली होगा. तो अब ये सा डाइवर्जन बार बार देखने नहीं मिला. जनरली मार्केट एक साथ चलता है, बट 2018 में मिला और 2019 में मिला. डाइवर्जन इसीलिए हुआ ना क्योंकि लार्ज कैप आउट परफॉर्म कर रहे होंगे. हाँ, कर रहे होंगे. राइट. इसलिए तो ये डेटा ये बोल रहा है. राइट. तो थ्योरी का लोकेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच गया, वहाँ ज़्यादा रहेगा. हाँ. बट आप ये इसको यूज करते हैं फॉर यस. देखो मैं बताता हूँ डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट एलोकेशन. यस. बहुत ज़्यादा समय से यूज़ नहीं करना चालू करा, मगर जब बिकॉज क्या हो रहा है, आप देखना इस मार्केट में भी कल 70-80 स्टॉक नए लग गए होंगे. आपको इतने तो लेने भी नहीं होते, तो अपॉर्चुनिटी दिखती रहती है, बट पैसा नहीं बनता है. फाइनली यू डोंट मेक मनी. एक में आएगा ना तो दूसरा लेके चले जाएगा. तो वहाँ पे आपको रोकने के लिए डिसीजन देना बहुत जरूरी है. सही है. अब ये मैंने ट्रेड नहीं करा है, बट मैं डेटा एनालाइज करा. मैं बताता हूँ आपको. अब देखो इसको 2011 में है ना, ये रहा 2011. एवरी इंडेक्स इज बियरिश. देखो आप 11 महीने 10 महीने 9 महीने 10 महीने, सिर्फ FMCG 10 महीने बुलिश था. पूरे बाजार में सिर्फ FMCG चल रहा था. मैं ब्रॉडली एलोकेशन तो अपना रिड्यूस कर ही देता, मगर अगर मैं सेक्टर एलोकेशन में जाता तो FMCG में से पैसा ले, और ये पैसा आपको लगाना नहीं पड़ता, अपने आप इंटर. मैंने क्या करा इसमें, अगर आप भी बताना अगर कोई सोल्यूशन हो तो 135 इंडेक्स है. ये रफली 130 इंडेक्स है. इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री इंडेक्स बना दी, और हमने ना ट्रेडिंग के ऊपर सबके चार्ट बना दिए. ओके. मार्केट वेटेड. ओके. अगर किसी को इंडेक्स जाके देखना हो तो आप देख लो. ओके. ओके. तो वो सारे इंडेक्स के चार्ट आपको मिल जाते हैं. तो दिस इज अगेन हेल्प्स. और अगर आप भी हेल्प कर पाओ उसमें कभी कि मेरे को इंडेक्स का चार्ट देखना है, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू और आपके सब यूजर्स के लिए भी. करेक्ट. क्योंकि वो चार्ट नहीं मिलते कहीं पे भी. हाँ, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट एक काम है ना, मेहनत है. और क्या उसमें आपके कॉर्पोरेट एक्शंस को एडजस्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज ही हो. हाँ, इसीलिए तो इंडेक्स सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से बड़े नहीं तो फिर 130 इंडेक्स तो NSE निकाल ही देता. वहाँ इंडेक्सेस कम क्यों है? हाँ, बट NSE तो फिर निकाल सकता है. बीइंग NSE निकाल ही सकता है वो तो. बट ठीक है, वो उनका शायद एरिया नहीं है जो भी इंडेक्स. अच्छा, यू कैन अप्लाई दिस टू SME ऑल्सो. SME चार्जेस, मैंने SME के ऊपर भी डेटा बना के देखा था. 2017 से इंडेक्स अवेलेबल है. 402 कंपोनेंट्स थे. वो डेटा स्टडी जरूर करा था एक बार बना के. वो BSE का जो SME इंडेक्स है. हाँ, NSE नहीं, वो शायद NSE इमर्ज था. NSE इमर्ज. इंटरेस्टिंग. तो ये डेटा क्या है? ये बता रहा है कि कितने महीने ये जिससे से 8 इस साल के
8 महीने ये बुलिश था, 4 महीने ये बेयरिश था। बरोबर। और ये काफ़ी सा इंडेक्स ले ली, जो भी नंबर नहीं समझ में आ रहा मुझे। लवली। मैं सोचता हूँ आपके नाम का एक नेवी इंडेक्स बना दूंगा स्टॉकेज में यही डेटा के साथ। कितना प्यारा आपने अब इसमें क्या अलोकेशन बाय ग्रेड भी हो गया और सिमिलरली वो अलोकेशन स्टॉक में भी हो गया। अब एक स्टॉक के डीएनएज है, बट मैं जस्ट एक जनरली लेस नोन होना चाहिए, फंडामेंटल बैकिंग होना चाहिए, प्रॉपर बेस फॉर्मेशंस। सेटअप अच्छा लगेगा ना, कंफ्यूजन है ना, मेरे लिए वो ट्रेड ही नहीं है। नॉट ब्रेकिंग प्रीवियस, जनरली गुड स्टॉक्स प्रीवियस स्विंग लोज नहीं बेचते, बहुत अच्छे स्टॉक्स 10% भी नहीं गिरते। देर आर मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द सेम सेक्टर, कॉकरोच इफेक्ट। मतलब ये जो मार्क मिनर्विनी है उनकी बुक से मैंने पढ़ा था, कॉकरोच इफेक्ट। एंड और मार्क मिनर्विनी को भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि आई स्टडीड मैनी पीपल, शायद इन सब में सबसे ऊपर है विलियम ओनेल। उनने बहुत चीज़ें बिल्ड करी और बाकी सब लोगों ने उसी पे काम करा। करेक्ट। मार्क मिनर्विनी ने क्या करा, उन सब थॉट्स को क्लीन कर दिया और एक स्पेसिफिकली एरिया में उतार दिया, तो उससे ना क्लीनलीनेस आ गई सबको, कंफ्यूजन बहुत दूर कर दिया। इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल बाइंग, स्टॉक आपके और मेरे लेने से नहीं बढ़ता है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग चाहिए। स्टॉक मेकिंग न्यू हाइस, आपके पैरामीटर्स में आ रहे हैं, आपका स्टेज आपको दिख रहा है, गो इट। कुछ स्कैनर्स बना लो भाई। अब सबसे बेसिक आइडेंटिफायर 52%, 52 वीक हाई से 10% के रेंज में कौन सा स्टॉक है। बिलीव में आपने कुछ मल्टीबैगर देख लिए, पता नहीं कौन होने वाले, किसी को भी नहीं पता है वो, बट आपका फर्स्ट सिलेक्शन सही हो गया। तो एक ये आपको स्कोर्स अपने बनाना है। सर मैं थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा था, ये मेरा फेवरेट स्कैन, ठीक है, उसका पैरामीटर मैं खाली आपको दिखाना चाह रहा था। ये मेरा फीपा स्कैन है, कॉम्बिनेशन स्कैन, जो ओके, प्लीज डू सी दिस एंड क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। लवली। इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्प्रूव आरओसी, जितनी बातें मैं कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी है ये। लवली। एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्कैन। मैं स्टॉक से विशेष से निकालता हूँ। मैंने स्टॉक पे सब्सक्राइब करा हुआ है, बट एक बार मेरे को बता देना एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो फिर देख लेंगे इसको। आफ्टर सेशन वी विल डिस्कस दिस। तो मेक फ्यू स्कैनर्स जो शायद आपके पास ऑलरेडी है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें समझना है बस, और फिर अपन सेशन कंक्लूड कर देंगे। पीटर लिंच सर ने कहा बाय व्हाट यू सी, मगर बाय व्हाट यू सी कब, जब वो बड़ा हो रहा हो। अभी जो कोलगेट आप देख रहे हो, HDFC बैंक आप देख रहे हो, बट दे हैव ग्रोन अप। कुछ नया जो बड़ा होता हो, दिखना स्टार्ट हो रहा हो, वहाँ आपको बड़ा रनअप मिल सकता है। इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स, हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ब्लू चिप स्टॉक्स को लेने का एक सबसे अच्छा समय है ब्रॉड मार्केट फॉल। देखो, Correct. कोविड के फॉल में हर कंपनी गिरी, बट देयर आर सुपर बिजनेसेस इन इंडिया विच आर एक्चुअली ब्लू चिप एंड विच आर बेसिकली परपेचुअल, राइट। तो उसको उस टाइम पे लेने का है, बिकॉज हो सकता है कई सेक्टर्स, कई स्टॉक्स इस रनअप में पलट के ऊपर नहीं आएंगे, मगर ये ब्लू चिप कंपनी जरूर ऊपर आएगी। तो सेफेस्ट बेट ऑटोमेटिकली ये हो जाती है। इन्वेस्टमेंट मार्केट्स आर डाउन, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप मतलब यू कैन रिलैक्स विद योर मनी, राइट, बट इट इज नॉट नेसेसरी यू गिराया तो आप लो। अब दिस इज मोमेंटम ट्रेडिंग फिलोसॉफी। एज ए इन्वेस्टर यू मे थिंक भाई ये तो समय लेने का। लुक पी फॉर वैल्यूएशंस। हमने डिस्कस करे एक दो एग्जांपल्स, इट कैन गो टू नेक्स्ट लेवल। लुक फॉर स्टॉक्स विच आर कवर्ड बाय एनालिस्ट, ट्राई लुकिंग स्टॉक्स विच आर नॉट कवर्ड बाय एनीवन। हम देखते हैं ना कि 15 एनालिस्ट इस पे बुलिश है और 2 ही नेगेटिव है, तो वी फील वाओ, जितना लेस कवर्ड है उतना अच्छा है। विच फंड मैनेजर फंड कैन गिव मी द बेस्ट रिटर्न्स ऑन माई फंड्स। जनरली हम एक थॉट होता है ना, हम सिंपल एक फिल्टर लगाते हैं, बेस्ट रिटर्न किसने दिया। जनरली वो बेस्ट अगली बार बेस्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज एक तो क्या होता है, उसके बेस्ट होने के कारण उसका फंड साइज बढ़ जाता है। तो फंड साइज इज अपोजिट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिटर्न्स। सबसे पहला इशू वहाँ आता है। और दूसरा, अगर वो सेक्टोरल थीम है, उसमें उसने पैसा बनाया है वो फंड मैनेजर ने, तो अगर सेक्टर चेंज हो गया तो गए आप। आई नेवर सेल स्टॉक्स इन लॉस, जो कई लोग मिलते हैं। अपन ने आज तक लॉस में कुछ नहीं बेचा, भले वो 0 हो गया हो। आप एक्सेप्ट करो ना करो, यू हैव लॉस्ट मनी। स्टॉप लॉसेज आर मेंट टू ट्रिगर, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। स्टॉप लॉसेज आर मेंट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लॉसेस। थोड़ा सा एक मार्केट के बारे में कुछ समझते हैं। वी डोंट मेक मनी, जो अब मेरी बात हुई, हम नहीं कमाते, बाजार देता है। एमटम इज द बिगेस्ट बैरोमीटर।
हाँ, ये ट्रेडिंग इजी गेम नहीं है कि वाओ ऑप्शन में मैं कुछ बहुत बड़ा कर दूंगा, एक्सटर्नल रिटर्न्स आ जाएंगे, नहीं सोचना चाहिए. इट इज़ फील्ड ऑफ हार्ड वर्क. आप हार्ड वर्क कर लो, अपना जमा लो, फिर लाइफ में एक टाइम फिक्स कर लो, उतना आप इन्वेस्ट करोगे रेगुलर बेसिस पे, यू कैन मैनेज योर ओन फंड्स. यूज एक्सेल इन्फॉर्मेशन फॉर आइडियाज, सिंपली वैलिडेट इट विथ योर प्राइस एक्शन. वो एक कहावत है, भाव भगवान छे. मैं आपके पास आया, वाओ स्टॉक है, हर जगह इसकी न्यूज़ चल रही है, क्या स्टॉक है, क्या ग्रोथ होने वाली है, और आप जाके प्राइस देखो तो बोले 2 महीने से बढ़ाई हुई है, बोले ऊपर से 50% करेक्टेड है. इज ए वैलिडेशन इन प्राइस. ऑलवेज इफ अगर आप तक कोई इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक डोमेन से आ रही है कि कोई बुलिश आपको बता रहा है किसी स्टॉक को लेके, तो इट्स वेरी क्लियर अगेन कि वो प्राइस में दिखना चाहिए. अगर नहीं दिख रहा है ना, तो देयर मे बी सम प्रॉब्लम. Falling stock will give you money very rare. Rising stocks will pay you more and much faster. हर सेक्टर, हर बुल रन में सेक्टर चेंज हो जाते हैं और हम प्रीवियस एक्सपेक्टेशन ला के बैठे रहते हैं. तो फॉलोइंग स्टॉक्स अगर हम मूविंग हायर स्टॉक्स में आएंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज नई ग्रैप जरूर कर पाएंगे. सम प्रिंसिपल्स, अ गुड बिजनेस मे नॉट बी अ गुड स्टॉक. बी पेशेंट, यू विल गेट मोर एंट्रीज. इम्पेशेंट होना ही नहीं, मेरा सेटअप मेरे हिसाब से चलना चाहिए. कैश इज अ पोजिशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी आप हमेशा इन्वेस्टेड रहे. 4 से 5 बार, डोंट हैव टारगेट्स, वैल्यूएशन इन बबल assumptions, वर्ल्ड विल हैव ओपिनियंस, यू शुड हैव योर प्लान. हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ मार्केट्स क्लाइंब द वॉल ऑफ वरी, दे आर ब्यूटिफुल मार्केट्स. मैं इसको बताता हूँ. जब कोविड, इसके साथ में एक पॉइंट मर्ज करता हूँ मैं कि बाजारों कोई डर 2 बार नहीं डरा सकता. राइट, कोविड आया, फ्यू हैंडफुल ऑफ केसेस, लॉकडाउन, लोअर सर्किट्स. राइट, हजारों केस आ रहे, मार्केट सेट नहीं हुआ है. तो मार्केट को कोई डर 2 बार नहीं डराता है. और उससे ज़्यादा पूरे कोविड के राइज में ना एक डर हमेशा बना रहता है. क्या होता है, मार्केट तो चल रहा है मगर आप क्या देखते हो, कल 10,000 केस आए, तो यू आर फियरफुल एट सम पॉइंट. तो जब मार्केट्स ऐसी वरी की वॉल चलते हैं ना, वो बेस्ट टाइम होता है. नो वरी इज अ वरी, बट वरी इज नॉट अ वरी. गुड. और साथ में एक चीज़ और कि किसी भी चीज़ को ना फिक्स नहीं बना, अपन फिक्स कभी ना करें. फिक्स कभी ना करें मतलब ये, एक टाइम था मार्केट क्रूड को देख के रिएक्ट करता था, एक टाइम था मार्केट हैंगसेंग को देख के चलता था, एक टाइम था डॉलर वॉज इंपॉर्टेंट, एक टाइम था डाओ, एक टाइम था एफआईज की बाइंग. हम एफआईज की बाइंग देखते थे और बोलते थे बाजार अच्छा है, और हम कितने टाइम से सिर्फ सेलिंग देख रहे हैं. राइट, तो मार्केट विल चेंज इट्स फैक्टर्स. तो आप किसी एक चीज़ पे फिक्स मत हो जाना. मार्केट्स आर सुपरबली डायनामिक. वैलिडेशन इन प्राइस, गांधी जी के बंदर, बट शुड सी, शुड लिसन, शुड स्पीक, बट इट शुड वैलिडेट विथ योर प्राइस. और एट द एंड ऑफ द डे, ट्रेडिंग कैन ब्रिंग यू टू दिस. It's your mental muscle, it's your self-analysis which can stop you. Thank you so much. मैंने बहुत ज़्यादा फेस टू फेस में क्लैपिंग नहीं किया है, बट आपके लिए कर रहा हूँ. अच्छा. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑल्सो स्टोरी टेलिंग, द वे यू वे पैशनेटली टॉकिंग अबाउट इट. बहुत मज़ा है. थैंक यू सो मच. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अश्विन भाई के साथ मैंने कुछ रिकॉर्ड किया, जो उन्होंने साइकोलॉजी पे इतना डीप बात किया, 2-2.5 घंटे तक. ही वॉज लाइक इन टू इट, विच इज़ माई बेस्ट फेस टू फेस. मैंने कई बार लोगों को बोला कि मेरा बेस्ट फेस टू फेस वही है. और आपने वहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि अश्विन भाई ने स्ट्रैटेजी तो कुछ शेयर नहीं की थी. ठीक है, क्योंकि मुझे बोल के आए थे कि वे मेरे पास स्ट्रैटेजी शेयर करने को नहीं है, मैं बातें कर सकता हूँ. तो मैंने बात करवाई उनको, आपने क्लियर कर स्ट्रैटेजी दे दिया. अब मुझे पता नेक्स्ट किसके पास जाना है. इट वॉज सो गुड. मज़ा आया. नहीं भी बहुत मज़ा आया. इट वॉज वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लर्नर्स. आप लास्ट तक रुके हैं ना, तो पहले तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप एक्चुअल में सीरियस है शेयर बाज़ार में. और नेवी वैसे इंदौर बेस हैं. तो मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि इस सब चीज़ों में है ना, आपको आपका फैमिली सपोर्ट बहुत लगता है, बिकॉज यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम लर्निंग, रिसर्चिंग, बिल्डिंग टीम. तो my wife Divya, she gives support, and my mom. Yeah. So the whole family, of course. Yeah. But special mentions. Yes, you have to. Yes. तो ये बात हम लोग एक्चुअली इस पे डिस्कस करने वाले थे, बट समय नहीं मिला.
तो इस पर चर्चा नहीं हो पाई। बट आप है ना घर वालों से लड़ाई कम किया कीजिए यार। हाँ, घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनका सपोर्ट सिस्टम। खाली फ्रेंड 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 मत ढूंढो, बिकॉज तकलीफ में फैमिली काम आती है, ये तय है। दोस्त तो चाहिए बट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप ट्रेडर है तो वो जो समय है जब आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा बाजार में, उस समय फैमिली इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू नेवी फॉर दिस ब्यूटीफुल विवेक भाई सो मच। और आपकी तबीयत खराब थी दिख रहा था, मैं बहुत अच्छा हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, दैट मीन यू आर बॉर्न टीचर। आप लोगों को सिखाइए। आई लव टू, एक्चुअली मैं बहुत सोचता हूँ उसके ऊपर जी टू मूव इनटू दिस, बट ठीक है, अब आपने आज बोला है तो शायद एक नया ट्रिगर चालू होगा। प्लीज़ एकदम, क्योंकि इंदौर में मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों को आप सिखा सके। मैं तो अश्विन भाई को भी बोलता हूँ यार सिखाओ लोगों को। कहाँ अपने तक ही रख रहे हो नॉलेज को। देखो मार्क मिनेर्विनी कितना सिखा रहे हैं लोगों को, कितने मार्क मिनेर्विनी कॉपीज़ उन्होंने बना दिया है। तो आपका तो जिम्मेदारी बनता है कि आप भी कॉपीज़ बनाएं। ऑलरेडी डूइंग इट, Yeah. मतलब ये स्केलेबिलिटी करी है, क्रिएट ऑलरेडी करी है, टीम ऐसी ही बनी है नाइस और सोशलाइज भी इसी एंगल पे कर रहे हैं, नाइस, जो एक थॉट मन में आता है। बट ठीक है, गुड। तो आप ट्विटर पे हैं, हाँ मैं ट्विटर पे है ना? तो मैं आपका ट्विटर हैंडल नीचे दे दूंगा। तो इन केस समवन वांट्स टू कनेक्ट विद यू, प्लीज डू हेल्प आवर लर्नर्स टू लर्न फर्दर ऑन दिस। सो थैंक यू नेवी फॉर कमिंग ऑल द वे टू कैलकाटा एंड रिकॉर्डिंग। हैव अ प्लीजेंट स्टे फर्दर, जो भी आप शाम को करने वाले। एंजॉय। थैंक यू सो मच विवेक भाई, मज़ा आ गया बात करके। थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, ये था नेवी के संग में ज़बरदस्त वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और देखिए करना क्या है, सिंपल काम है, शेयर करना है। हाँ, यहाँ पर बैठ के हम शेयर कर रहे हैं और आप शेयर नहीं कर रहे हो। मैंने ना यूट्यूब में डेटा दिखा, एनालिसिस किया, तो खाली 55% सब्सक्राइबर जो है, लोग जो है सब्सक्राइब कर रखे हैं। 45% आप लोग जो देख रहे हैं अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अब तो 1 मिलियन क्रॉस हो गया, अब तो कर दो। और जितने लोगों को जानते हो बोलो सब्सक्राइब करने और शेयर करें वीडियो। तो ये बेंचमार्क वीडियो बनता है, 1 मिलियन व्यूज़ बनता है इस वीडियो का। ठीक है, चलिए थैंक यू, ध्यान दीजिएगा, बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.